एस बड़ी ई बिना हाथ हिलाए वहीं खड़ा रहा। उसके चारों ओर तारों की रोशनी के साथ टिमटिमाते असंख्य धूल के कणों ने भूत रानी के सभी हमलों को रोक दिया था। इसके अलावा तारों से जगमगाती धूल और भी अधिक बढ़ गई, जिसने वास्तव में भूत रानी को घेर लिया। ये देखकर लिन शेन गुफा की ओर भागा। उसका शरीर लगभग अनुकूल हो चुका था और हालांकि अभी भी उस पर ठंड का अंधेरा असर कर रहा था, लेकिन अब वह उसे कठोर नहीं बना रहा था। तभी दर्शकों को समझ में आया कि लिन शेन लड़ाई में शामिल होने के इरादे के बिना खड़े होकर क्यों देख रहा था। तो वह व्यक्ति विशेष रूप से पालतू जानवरों के अंडों को वापस लाने के लिए वहां था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वह व्यक्ति वास्तव में कौन है? डीएस बड़ी ई और बिंग लेया जैसे शक्तिशाली लोग खुद क्यों नहीं अंडे लेने जाते और उसे ऐसा करने देते? गुफा के अंदर का अंधेरा वातावरण बहुत ठंडा है, ज्यादातर लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिंग लेया को पहले भी बहुत नुकसान हुआ था, इसलिए मुझे लगता है कि इस व्यक्ति में ठंड का प्रतिरोध करने की क्षमता होनी चाहिए। उसे विशेष रूप से गुफा में प्रवेश करने और पालतू अंडों को वापस लाने के लिए लाया गया था। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर पढ़ना जारी रखें। जैसे ही लिन शेन गुफा में भागने वाला था, असुर भूत राजा और असुर भूत रानी ने तीखी भूतिया चीखें निकालीं। भूत रानी ने अपना त्रिशूल हवा में उछाला और आसपास की तारों से जगमगाती धूल उसके त्रिशूल की ओर एकत्रित हो गई, जिससे धूल से ऊर्जा निकल गई जो तुरंत वास्तविक धूल में बदल गई और जमीन पर बिखर गई। इसके विपरीत त्रिशूल से एक चमकदार सफेद रोशनी निकली और भूत रानी के चारों ओर एक सफेद प्रभामंडल दिखाई दिया जो लगभग बौद्ध प्रकाश दे रहा था। भूत राजा की तरफ भूत ढाल पर भूतिया चेहरे उनकी आंखों से लाल रोशनी के साथ चमकते थे, जिससे डीएस बड़ी और बिंग लेया को ऐसा महसूस होता था जैसे उनके शरीर भारी हो गए हों, उनके गुण और कौशल और भी कमजोर हो गए हों। हालांकि वे मानसिक रूप से तैयार थे और किसी भी हालत में भूत राजा और भूत रानी को गुफा में वापस नहीं जाने देंगे। उन्होंने गुफा की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि भूत राजा और भूत रानी गुफा की ओर नहीं, बल्कि एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। डीएस बड़ी ई और बिंग लिया को इस कदम की उम्मीद नहीं थी और वे इसके लिए तैयार नहीं थे। हालांकि उन्हें लगा कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन इसे रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब भूत राजा और भूत रानी आपस में टकराए तो सभी ने एक विचित्र दृश्य देखा। जब वे तेज गति से एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे और उनके शरीर आपस में टकरा रहे थे, तब भी उनकी गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन प्रत्याशित दुर्घटना के बजाय उनके शरीर भयावह रूप से एक में विलीन हो गए। भूत राजा और भूत रानी एक असुर भूत में विलीन हो गए, जो आधा काला और आधा सफेद था। असुर भूत के एक ओर स्त्री का सुंदर चेहरा था और दूसरी ओर एक भयानक पुरुष का विचित्र चेहरा था। शरीर भी आधा सफेद और आधा काला था। एक तरफ मटन फैट सफेद जेड जैसा था, जबकि दूसरी तरफ स्याही काले जेड जैसा था, जो अंडरवर्ल्ड के काले और सफेद प्रवर्तक को एक साथ जोड़ने की याद दिलाता था। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि जबकि उनके शरीर के अन्य अंग एक दूसरे में विलीन हो गए थे, भुजाएं पूरी तरह से जुड़ी नहीं थीं, जिसके परिणामस्वरूप एक 4 भुजाओं वाला प्राणी बन गया, जिसके प्रत्येक हाथ में एक जीवन आधार था। छोटी बड़ी तलवारों, ढाल और त्रिशूल के साथ वहां एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी। भूत ढाल पर भूतिया चेहरे की अब न केवल आंखें लाल थीं, बल्कि वह पूरी तरह से लाल हो गया था। उसका मुंह खुला हुआ था, मानो वह भयंकर रूप से हंस रहा हो। डीएस बड़ी ई और बिंग लेया ने तुरंत महसूस किया कि जैसे जैसे वे कमजोर होते गए, उनका शरीर और भी भारी होता गया। अरे, जब यह चीज एक में विलीन हो गई तो कौशल प्रभाव भी मजबूत हो गए। बिंग लेया चौंक गया। थंडर ड्रैगन फिस्ट फोर्स जो उसने इस्तेमाल किया था, अब ड्रैगन जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि एक छोटे सांप या मछली जैसा लग रहा था, छोटा और बिना किसी बल के। डीएस बड़ी ई की तारों की धूल भी धुंधली हो गई थी, जुगनुओं की तरह टिमटिमा रही थी। अब पहले जैसी चमकदार तारों की रोशनी नहीं थी। असुर भूत को पहाड़ की गुफा की ओर भागते देख बिंग लेया और डीएस बड़ी ई अपनी संयुक्त शक्ति के साथ आगे बढ़े। बिंग लेया ने अपने आर्म गार्ड और निर्वाण की शक्ति को सक्रिय किया और पेनेट्रेटिंग ड्रैगन फिस्ट की तकनीक के साथ उसने एक हरे रंग के थंडर ड्रैगन को बाहर निकालने के लिए अपनी सारी ताकत जुटाई। हालांकि अपने विशाल ब्लेड के एक झटके से असुर भूत ने काफी छोटे थंडर ड्रैगन का सिर धड़ से अलग कर दिया। डीएस बड़ी ई के शरीर से एक पवित्र चमक उठी और देखते ही देखते असंख्य तारों की रोशनी ने पूरी घाटी को जगमगा दिया। यहाँ तक कि असुर भूत के शरीर के भीतर भी तारों की धूल दिखाई देने लगी। असंख्य तारों की रोशनी एक आकाशगंगा की तरह असुर भूत की ओर बढ़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। असुर भूत ने अपना भूत दांत त्रिशूल शून्य में फेंका और तारों की सारी धूल उसके हाथ में रखे त्रिशूल की ओर एकत्रित हो गई। एक क्षण में तारों का सारा प्रकाश त्रिशूल पर समा गया, जिससे उस पर एक गेंद जैसी चमक बन गई। फिर एक सहज झटके के साथ असुर भूत ने गेंद जैसी चमक को अकल्पनीय गति से डीएस बड़ी ई की ओर उड़ा दिया। डीएस बड़ी ई के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए और अचानक से उसका आकार तारों की रोशनी में बिखर गया। गेंद जैसी चमक बिखरी हुई तारों की रोशनी से गुजरकर दूर एक पहाड़ की चोटी से टकराए।
घोस्ट गेट स्टार पर स्थित चट्टानें अविश्वसनीय रूप से कठोर थीं और यहाँ तक कि निर्वाण की शक्ति के लिए भी उन्हें पर्याप्त क्षति पहुंचाना कठिन था। शीर्ष निर्वाण साधक का पूर्ण बल प्रहार अधिक से अधिक एक व्यक्ति के बराबर ऊंचे पत्थर को चकनाचूर कर सकता था, ये लगभग सीमा थी। फिर भी उस गेंद जैसी चमक ने सीधे पहाड़ की चोटी को उड़ा दिया। पहाड़ से देख रहे निर्वाण प्राणी चौंके हुए पक्षियों की तरह बिखर गए और सभी दिशाओं में उड़ गए। धरती हिलने और पहाड़ों के हिलने के साथ कई निर्वाण प्राणियों की चकित निगाहों के सामने पहाड़ की चोटी ढह गई। उड़ा हुआ शिखर एक बगल के पहाड़ से टकराया, जिससे वह भी टूट गया। गड़गड़ाहट की आवाज़ लगातार जारी थी। सबके दिलों में भय व्याप्त हो गया। निर्वाण प्राणियों में ऐसी भयावह विनाशकारी शक्ति पहले कभी नहीं देखी गई थी, और यह शक्ति असुरभूत की अपनी भी नहीं थी। ये केवल डीएस बड़ी ई की शक्ति का उपयोग करके किया गया एक जवाबी हमला था। डीएस बड़ी ई, जिसका आकार तारों की रोशनी में बिखर गया था, गुफा के बाईं ओर दिखाई दिया, जबकि बिंगलिया दाईं ओर भाग गया। दोनों ने एक एक करके शक्तिशाली बलों को असुरभूत पर निशाना साधते हुए छोड़ा, जो गुफा में घुसने वाला था। थंडर ड्रैगन्स दहाड़ रहे थे और धूल तारों वाली नदी की तरह बह रही थी। बाईं और दाईं ओर से भयानक ताकतों ने असुरभूत पर बमबारी की। हालांकि एक पल में असुरभूत का रूप, जैसे कि एक त्वरक को सक्रिय कर रहा हो, दोनों शक्तियों के उसे छूने से ठीक पहले गायब हो गया। डीएस बड़ी ई और बिंगलिया को उम्मीद नहीं थी कि असुरभूत अचानक गायब हो जाएगा और वे समय रहते अपनी शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। दोनों भयानक ताकतें आपस में टकरा गईं, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ। लगातार बिजली और बिजली के धमाके हो रहे थे। शॉकवेव की वजह से दोनों बेकाबू होकर पीछे हट रहे थे और अब असुरभूत का पीछा करने में बहुत देर हो चुकी थी। असुरभूत की आकृति पीछे की ओर बढ़ती हुई गुफा में घुस गई। डीएस बड़ी ई और बिंगलिया के हाव भाव बदल गए जैसे ही उन्होंने खुद को स्थिर किया और तेजी से गुफा की ओर बढ़े। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भूत राजा और भूत रानी वास्तव में विलय कर सकते हैं। विलय के बाद असुरभूत अब ऐसी इकाई नहीं है जिसका निर्वाण स्तर के प्राणी मुकाबला कर सकें। जो गुफा में भाग गया वह शायद बर्बाद हो गया है, फैंग फीतियन ने कहा। हुआंग फेईवू ने सिर हिलाया और कहा, आप गुफा में जितने गहरे जाएंगे, हवा उतनी ही भारी और ठंडी होती जाएगी। ये किसी व्यक्ति को लगभग पूरी तरह से जमा सकती है। सौभाग्य से उस समय मेरा सामना केवल असुरभूत रानी से हुआ था। अगर मैं इस विलीन असुरभूत से मिलता तो मुझे भागने का मौका भी नहीं मिलता। शेन गुफा में घुसा और तुरंत उसे तीव्र ठंड महसूस हुई। विकास सिद्धांत बेतहाशा चलता था, इसलिए ठंड का उस पर बहुत कम प्रभाव पड़ता था। एक बार जब उसने सुपर बेस पैटर्न, सुपर बेस रिकास्ट और सुपर बेस फॉर्म को सक्रिय किया तो प्रभाव लगभग नगण्य था। हालांकि घने काले क्यूई के कारण लिन शेन केवल आगे बढ़ने का रास्ता खोज सका। सौभाग्यवश गुफा के भीतर कोई दोराहे नहीं थे, इसलिए गलत रास्ता चुनने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह अभी कुछ दूर ही गया था कि अचानक उसने अपने पीछे काली क्यूई का उभार महसूस किया और गुफा के प्रवेश द्वार की दिशा से शक्ति का एक मजबूत उतार चढ़ाव आया। वे इतनी तेजी से कैसे आ गए? क्या ये भूत राजा है या भूत रानी? लिन शेन चौंक गया और जल्दी से पीछे देखने के लिए मुड़ा। उसने गुफा के प्रवेश द्वार पर काली क्यूई को लहरों की तरह पीछे की ओर लुढ़कते देखा, फिर एक छायादार आकृति घूमती हुई काली क्यूई में से फूट पड़ी। यह क्या है? लिन शेन ने असुर भूत को एक में विलीन होते देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसने अपने असुरभूत की दोहरी तलवारों को एक साथ चलते देखा और ब्लेड क्यूई की दो धारियां लिन शेन की ओर बढ़ीं। एक ब्लेड क्यू स्याही की तरह काला था, दूसरा अदृश्य था, लेकिन जब वह गुफा में काली क्यू के बीच से गुजरा तो उसने चुपचाप क्यू को कागज काटने वाले कटर की तरह काट दिया। लिन शेन ने सहज रूप से अपनी स्क्रैप तलवार खींची, जिसका ब्लेड काले ब्लेड क्यूई की ओर था और म्यान अदृश्य ब्लेड क्यूई से मिला हुआ था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ब्लेड क्यूई के काटने के प्रभाव से ये पूरी तरह से नहीं कट पाया, लेकिन ब्लेड और म्यान ने असुर भूत के दोहरे ब्लेड क्यूई को बलपूर्वक काट दिया, जिससे लिन शेन को खुद दुर्जय ताकत से 2 कदम पीछे धकेल दिया गया। असुर भूत के हाथों में भूत ढाल लाल चमकने के साथ लिन शेन ने अचानक महसूस किया कि उसका शरीर भारी हो गया है और स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी ताकत और कौशल प्रभाव प्रभावित हो रहे हैं। असुर भूत की दोहरी तलवारों के अथक प्रहार का सामना करते हुए ब्लेड क्यूई की लहरें उस पर उड़ रही थीं। लिन शेन केवल अपनी दोहरी तलवारों को बेतहाशा लहरा सकते थे, ब्लडलाइफ ब्लेड कौशल के साथ ब्लेड क्यूई का मुकाबला कर सकते थे। यद्यपि उसकी शक्ति कमजोर हो गई थी, उसने अपनी स्क्रैप तलवार से ब्लेड क्यूई को काट दिया था, फिर भी लिन शेन को बार बार पीछे धकेला गया तथा लगातार गुफा में और भीतर जाने के लिए मजबूर किया गया। असुर भूत की तलवार के हमले तेज और तेज होते गए, ब्लेड क्यूई तेज और तेज होती गई, जिससे लिन शेन को संघर्ष करना पड़ा। उसे असुर भूत से आने वाले सभी ब्लेड क्यूई को रोकने के लिए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने कौशल को विस्फोटक रूप से उजागर करना पड़ा। प्रत्येक टकराव के साथ लिन शेन को और पीछे धकेला गया। उसके हाथ इतनी तेजी से घूम रहे थे कि वे मुश्किल से असुर भूत की तेज गति के साथ तालमेल बिठा पा रहे थे।
लिनशेन को अचानक कुछ एहसास हुआ, वह असुर भूत के ब्लेड क्यूई को रोकने की कोशिश क्यों कर रहा था। उसके शरीर की स्थायित्व इतनी भयानक थी कि उसे ब्लेड क्यूई से बिल्कुल भी डर नहीं लगा, फिर प्रयास क्यों बर्बाद किया जाए। ये सोचते हुए लिनशेन ने असुर भूत की ब्लेड क्यूई को रोकने का प्रयास पूरी तरह से छोड़ दिया, जिससे काले और अदृश्य ब्लेड क्यूई दोनों उसके शरीर पर प्रहार करने लगे। खनक खनक, लिनशेन का शरीर गुफा के गहरे हिस्सों की ओर खिसक गया, लेकिन उसे एक भी घाव नहीं हुआ, वह केवल शक्तिशाली बल द्वारा आगे बढ़ा दिया गया था। ब्लेड क्यूई के प्रहारों ने एक के बाद एक उस पर प्रहार किया, जो लगातार उसे गुफा के गहरे भागों की ओर चीरते रहे। एड्स बाय पब फ्यूचर, लिनशेन ने अपनी स्क्रैप तलवार को म्यान में रख लिया और अपने बैग को सामने की ओर खिसका दिया और असुर भूत की ओर अपनी पीठ कर ली। उसने असुर भूत के ब्लेड क्यूई को अपनी पीठ पर प्रहार करने दिया, उस शक्तिशाली बल का उपयोग करके गुफा में और भीतर चला गया, फिर आगे की ओर लुढ़क गया। निश्चल लिनशेन वास्तव में गुफा के गहरे भाग में तेजी से आगे बढ़ा, असुर भूत लगातार उसका पीछा कर रहा था, उन्मत्ततापूर्वक वार कर रहा था। डीएस बड़ी और बिंग लेया ने ठंड के खिलाफ लड़ाई लड़ी तथा ठंड से मुकाबला करने के लिए निर्वाण की शक्ति का प्रयोग किया। हालांकि यहाँ की कठोर ठंड असुर भूत से निकलने वाली शक्ति नहीं थी, बल्कि ये घोस्ट गेट स्टार की प्राकृतिक शक्तियों से आई थी। यहाँ तक कि उन्हें भी प्रकृति की ताकत से मुकाबला करना मुश्किल लगा। लगभग 200 मीटर आगे जाने पर उन्हें महसूस हुआ कि उनका शरीर लगभग जम गया है और कठोर हो गया है। लानत है, ये ठंड पिछली बार से भी ज़्यादा खराब क्यों है। पिछली बार मैं 400 या 500 मीटर तक ही गया था, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ था। बिंगलिया कांप उठा और वह आगे की ओर बढ़ा। आगे बढ़ो, हम निश्चित रूप से हमारे करीब पहुंच रहे हैं। डीएस बड़ी को भी अपने शरीर में कंपन महसूस हुआ और उसकी निर्वाण शक्ति गुफा में मौजूद बर्फीली ठंड के सामने टिक नहीं पा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे चाकू उसकी हड्डियों में चुभ रहे हों। लेकिन आगे लगातार हो रही दुर्घटनाओं की आवाज़ें सुनकर डीएस बड़ी के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे उम्मीद थी कि असुर भूत द्वारा मारे जाने से पहले वह लिनशेन को ढूंढ लेगा और असुर भूत को रोक लेगा। भले ही वे पालतू अंडे न पा सकें, कम से कम उन्हें अपनी जान तो बचानी थी। हालांकि वे जितना आगे बढ़े ठंड उतनी ही बढ़ती गई। 500 या 600 मीटर अंदर उनके शरीर अकड़ने लगे, कोशिकाओं ने लगभग अपना काम करना बंद कर दिया, शरीर लगभग बर्फ की मूर्तियों में बदलने लगे। नहीं, आगे नहीं जा सकते, हमें बाहर निकलना होगा, नहीं तो हम अपनी जान गंवा देंगे। बिंगलिया अब और नहीं रुक सकता था, उसका पूरा शरीर बर्फ से ढका हुआ था, उसका कवच और निर्वाण की शक्ति भयावह चरम ठंड का सामना करने में असमर्थ थी। पहले तुम बाहर जाओ, मैं अंदर जाकर जांच करूंगा। डीएस बड़ी ने टक्कर की आवाज़ें तेज होते हुए सुनी। उसे पता चल गया कि लिनशेन अभी मरा नहीं है और उसने अंदर जाने के लिए जोर लगाना जारी रखा। एड्स बाय पब फ्यूचर, मुझे बाहर निकलने की ज़रूरत है, मैं सचमुच मरने वाली हूँ। बिंग लिया, जो अब और नहीं रुक सकती थी, मुड़ी और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर भागी। जब वह गुफा से बाहर निकला तो वह तुरंत उछला, पास के पहाड़ की ओर उड़ गया, जमीन पर गिर पड़ा, सिकुड़ गया और बेकाबू होकर कांपने लगा, उसका कवच बर्फ से ढक गया। सभी लोग बहुत हैरान थे। बिंग लेया को इस अवस्था में देखकर उन्हें डर लगा कि अंदर जो लोग हैं वे जीवित होने के बजाय मर चुके होंगे। डीएस बड़ी ने ठंड के बावजूद गुफा में प्रवेश किया, उसकी चमक लगातार तीव्र होती जा रही थी, जैसे घने काले धुएं को भेदती हुई एक शक्तिशाली स्पॉटलाइट। फिर भी उसकी गति धीमी हो गई और उसकी पवित्र चमक मंद पड़ गई। काले धुएं की ठंडक बहुत तीव्र थी। भले ही डीएस बड़ी ने अपना सब कुछ दे दिया था, फिर भी वह केवल इतनी तेजी से ही आगे बढ़ सकता था। अचानक आगे की आवाज़ें बंद हो गईं और कोई हलचल नहीं रही। डीएस बड़ी ने सोचा कि लिनशेन का काम खत्म हो गया है और उसने एक लंबी सांस छोड़ते हुए गुफा के निकास की ओर मुड़ गई। गुफा से बाहर निकलते ही वह तुरंत ऊपर उछला और पास की एक पर्वत चोटी पर उतरा। पहले तो उसका शरीर ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही वह रुका, उसके शरीर से बहुत ज्यादा मात्रा में काली हवा निकली, जिससे उसके चारों ओर काली बर्फ की एक मोटी परत बन गई, जो पल पल और मोटी होती जा रही थी। पलक झपकते ही डीएस बड़ी के शरीर के चारों ओर बर्फ की एक चोटी बन गई, जिसके बीच में बर्फ की एक परत बन गई। डीएस बड़ी इतनी दूर तक आक्रमण कर सका, इसका कारण था उसकी प्रतिभा और विभिन्न गुप्त तकनीकों का बलपूर्वक प्रयोग। उसके शरीर में भारी मात्रा में ठंडी भूतिया हवा जमा हो गई थी। बाहर आने के बाद उसने बलपूर्वक इन ठंडी हवाओं को परिवर्तित कर दिया तथा एक ही बार में सभी को बाहर निकालने का प्रयास किया। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर से विशेष सामग्री का आनंद लें। फैंग फेटियन और हुआंग फेईवू ने एक दूसरे को देखा, खुश थे कि उन्होंने फिर से असुर भूत को चुनौती नहीं दी। स्थिति को देखते हुए गुफा के अंदर कुछ नई विसंगति होनी चाहिए थी। भयानक ठंड ने बिंग लेया और डीएस बड़ी को ऐसी स्थिति में डाल दिया था, अगर वे अंदर घुस जाते तो उनका भाग्य इससे बेहतर नहीं होता। इसके अलावा वहां अभी भी एक बहुत शक्तिशाली असुर भूत था। ये वास्तव में ऐसी स्थिति थी जिसमें बचने की कोई संभावना नहीं थी।
डीएस बड़ी ई और बिंग लिया दोनों अब बाहर हैं। उनकी हालत को देखते हुए वे शायद असुर भूत को नहीं रोक पाए। जो व्यक्ति पहले अंदर गया था वह शायद मर चुका है। किसने सोचा होगा कि गुफा में न केवल एक और असुर भूत रानी है बल्कि वे विलय भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि डीएस बड़ी ई, बिंगलिया या फीनिक्स कबीले की शक्तियाँ भी उनसे मेल नहीं खा सकती। ऐसा लगता है कि हम केवल दिन के उजाले का इंतजार कर सकते हैं। जब गुफा में काला धुआं कमजोर हो जाता है तब तक पालतू अंडे को छीनने और हमला करने का मौका हो सकता है। केवल अन्य लोगों ने बल्कि डीएस बड़ी ई ने भी सोचा कि लिन शेन को पहले ही आपदा का सामना करना पड़ा होगा। लिन शेन की शारीरिक शक्ति वास्तव में बहुत अधिक थी, लेकिन ऐसी प्राकृतिक शक्तियों का सामना करने पर यहाँ तक कि अमर लोगों को भी सामना करने में कठिनाई होगी। इसके अलावा असुर भूत की क्षमताएं लगभग अमर के करीब पहुंच रही थीं और अंधेरे क्यूई की अत्यधिक शीतलता असुर भूत को और भी बढ़ा सकती थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि लिन शेन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। लिन शेन की स्थिति उतनी बुरी नहीं थी जितना डीएस बड़ी ई ने सोचा था, क्योंकि विकास सिद्धांत ने उसे अत्यधिक ठंड से लगभग प्रतिरक्षित बना दिया था। डार्क क्यूई असुर भूत के लिए एक सुदृढ़ीकरण था, लेकिन ये लिन शेन के लिए भी एक बढ़ावा था जिसके पास सुपर बेस पैटर्न था। लिन शेन के शरीर में खींची गई दुनिया की जबरदस्त ताकत सुपर बेस रिकास्ट के साथ मिलकर इसका मतलब था कि कमजोर होने के बाद भी असुर भूत के हमले वास्तव में लिन शेन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। इसके बजाय लिन शेन ने अपनी शक्ति का उपयोग गुफा के सबसे गहरे हिस्से तक लुढ़कने के लिए किया। गुफा के अंत में एक गड्ढा था और उसके भीतर एक काला कुआं था जिसमें से गुफा की सारी काली क्यूई निकलती थी। इस समय कुएं से काली क्यूई अभी भी लगातार बाहर निकल रही थी, जिससे अंतरिक्ष में ठंड अपने चरम पर पहुंच गई। गुफा की दीवारें इस काली क्यूई द्वारा एक क्रिस्टल जैसे पदार्थ में जम गई थीं जो बर्फ और पत्थर दोनों थी, अकल्पनीय रूप से कठोर। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर कहानियां खोजें। उस काले कुएं के ऊपर 3 मुट्ठी भर आकार के पालतू अंडे थे जो काले धुएं में ऊपर नीचे उछल रहे थे। ये 3 पालतू अंडे विचित्र थे, एक शुद्ध काला, एक शुद्ध सफ़ेद और एक आधा काला आधा सफ़ेद। एड्स बाय पब फ्यूचर। वर्तमान में वे कुएं से बाहर निकल रही काली क्यूई द्वारा ऊपर उठाए जा रहे थे और कुएं के भीतर लुढ़क रहे थे, मानो काली क्यूई से शीतलता को अवशोषित कर रहे हों। बिना किसी हिचकिचाहट के लिन शेन काले कुएं के किनारे पहुंचे और 3 पालतू अंडे बाहर निकाले और उन्हें अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने 2 को अपने बैग में ठूंस लिया और एक को अपने हाथ में रख लिया, फिर अपनी स्क्रैप तलवार निकाली और उसे पालतू अंडे के सामने रखा। उसकी निगाह उस असुर भूत पर टिकी थी जो उसका पीछा कर रहा था। लिन शेन को नहीं पता था कि असुर भूत उसके इरादे को समझ पाएगा या नहीं, लेकिन फिर भी उसने पहले उसे धमकी देने का फैसला किया। उसे आश्चर्य हुआ कि असुर भूत काफी बुद्धिमान था। जब उसने लिन शेन की हरकत देखी तो वह तुरंत रुक गया, बिना कोई और हमला किए उसके सामने खड़ा हो गया और बस लिन शेन को घूरने लगा। ये वह समय था जब डीएस बड़ी ई कुछ भी नहीं सुन सकी और उसने सोचा कि लिन शेन को पहले ही असुर भूत ने खत्म कर दिया है। लिन शेन और असुर भूत का गुफा में आमना सामना हुआ। लिन शेन असुर भूत से नहीं डरता था क्योंकि असुर भूत के लिए उसे नुकसान पहुंचाना आसान नहीं था। हालांकि लिन शेन ये भी बता सकता था कि प्राणी की क्षमताएं शायद अमर स्तर के बहुत करीब थीं। अपनी खुद की ताकत से असुर भूत को मारना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। लिन शेन असुर भूत को मारना नहीं चाहता था क्योंकि ऐसा करने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला था। अगर वह भाग्यशाली होता तो उसे पुनर्जन्म की राख और ज्यादा से ज्यादा असुर भूत के शरीर से कुछ सामग्री मिल सकती थी। लिन शेन के लिए ये चीज़ें ज़रूरी नहीं थीं। वह पालतू जानवरों के अंडे लेकर चले जाना पसंद करता था। बेशक मुख्य कारण ये था कि उसके पास असुर भूत को मारने की शक्ति नहीं थी। ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। असुर भूत स्वाभाविक रूप से लिन शेन को जाने नहीं देगा और अपनी उच्च बुद्धि के कारण उसने बाहर निकलने का रास्ता अवरुद्ध कर दिया, जिससे लिन शेन को कोई मौका ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, लिन शेन ने सोचा। कोई योजना नहीं बना पाने के कारण उसने अपने दांत पीस लिए और सीधे असुर भूत की ओर बढ़ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। असुर भूत ने दहाड़ते हुए लिन शेन को काटने के लिए अपनी तलवार उठाई। लिन शेन ने हमले का सामना करने के लिए अपने हाथ में पालतू अंडा उठाया, जिससे असुर भूत तुरंत आश्चर्यचकित और क्रोधित हो गया और उसे अपना ब्लेड रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। मौके का फायदा उठाते हुए लिन शेन ने अपने सफिंग स्टेप को तेज कर दिया। एक साइड स्टेप, एक स्पिन और एक बैक स्प्रिंग के साथ उसने चालों के इस क्रम के माध्यम से लगातार गति बढ़ाई और विचित्र रूप से असुर भूत से आगे निकल गया। असुर भूत ने मुड़कर दोहरी तलवारें, भूत ढाल और भूत नुकीले त्रिशूल लेकर लिन शेन पर उन्मत्त हमला किया। लिन शेन अगर रोक सकता तो रोक लेता और अगर नहीं रोक सकता तो उसे बस वार सहना पड़ता। असुर भूत की शक्ति ने उसे और भी दूर धकेल दिया। असुर भूत अविश्वसनीय रूप से बदकिस्मत था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे लिन शेन जैसे किसी व्यक्ति से सामना करना पड़ेगा जिसे मारना कठिन होगा। उसे मारने या पकड़ने में असमर्थ असुर भूत केवल असहाय होकर देख सकता था क्योंकि लिन शेन बाहर की ओर भाग रहा था। उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी।
असुर भूत ने एक तीखी, कान फाड़ देने वाली चीख निकाली और भूतदंत त्रिशूल एक अजीब सी चमक के साथ फट पड़ा, जो शून्य में घुस गया। तुरंत लिन शेन ने अपने पीछे से एक भयानक चूषण बल महसूस किया, जो उसके शरीर को पीछे की ओर उड़ने के लिए खींच रहा था। लिन शेन ने तुरंत कॉन्ट्रेरियन को अपने साथ विलय करने के लिए बुलाया और उसी समय उसने उसके पीछे एक सफिंग फिस्ट मारा। ये सीधे 7 लगातार सफिंग मुट्ठी थी। सुपर बेस पैटर्न ने यहाँ से दुनिया की ताकत को अवशोषित कर लिया, जिससे उसे लगातार 7 मुक्के मारने के लिए पर्याप्त समर्थन मिला। असुर भूत ने एक ही समय में अपनी दोहरी तलवारें उठाईं और उन्हें एक दूसरे से काट दिया। 2 अलग अलग ब्लेड क्यूई ऊर्जाएं एक में विलीन हो गईं, जिससे एक विचित्र आधा काला आधा पारदर्शी ब्लेड क्यूई बन गया, जिसने लगातार 7 सफिंग मुट्ठी की मुट्ठी शक्ति को ऐसे काट दिया जैसे कि टोफू को काट रहा हो। टकराना एड्स बाय पब फ्यूचर। ब्लेड क्यू लिन शेन के शरीर पर उतरा और उसे इस तरह से क्रूरतापूर्वक चीर दिया जैसे कि वह एक तोप का गोला हो जिसे छोड़ा जा रहा हो। लिन शेन की पीठ पर एक गहरा घाव दिखाई दिया, लेकिन फिर तुरंत ठीक हो गया। तलवार का वार उसे मारने में विफल रहा और इसके बजाय लिन शेन ने भूत फैंग ट्राइडेंट के चूषण से मुक्त होने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया, एक तोप के गोले की तरह गुफा से बाहर निकल गया। गुफा के बाहर लोगों ने अचानक देखा कि गुफा के अंदर से काली ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा बाहर निकल रहा है। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, उन्होंने एक आकृति को मिसाइल की तरह उड़ते हुए देखा। करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि यह वही व्यक्ति था जो डीएस बड़ी और अन्य लोगों के साथ पालतू अंडों को निकालने के लिए गुफा में घुसा था। अरे, वह अभी भी जीवित है। वह भागने में कामयाब हो गया। इस आदमी की ताकत वाकई कमाल की है। उसके हाथ में क्या है? अरे, पालतू अंडे। वह वास्तव में पालतू अंडे बाहर लाने में कामयाब रहा। डीएस बड़ी और बिंग लेया दोनों हैरान और प्रसन्न थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिन शेन अभी भी जीवित होगा, और इससे भी अधिक, वह अपने साथ एक पालतू अंडा लाया था। लिन शेन ने अपनी गति का लाभ उठाते हुए आकाश में उड़ान भरी। जहां डीएस बड़ी थी, वहां लक्ष्य करके वह एक चोटी के शीर्ष पर उतरा। उस समय डीएस बड़ी ने अपने शरीर से ठंडी ऊर्जा को बाहर निकाला था और एक हिमखंड से बाहर निकलने का रास्ता बनाया था। इससे पहले कि लिन शेन खुद को स्थिर कर पाते, असुर भूत गुफा से बाहर निकल आया और आकाश में उड़ गया। वह अविश्वसनीय गति से उड़ते हुए चिल्लाने लगा, लगभग तुरंत ही शिखर के सामने पहुंच गया। डीएस बड़ी के शरीर से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा और आकाश तारों की रोशनी से भर गया, जो प्रकाश की असंख्य किरणों में बदल गई और असुर भूत की ओर तेजी से बढ़ने लगी। असुर भूत, जो अब पागल हो चुका था, ने जवाबी हमले के लिए भूत नुकीले त्रिशूल का उपयोग करने की जहमत नहीं उठाई। उसने केवल भूत ढाल का उपयोग करके आकाश में फैली प्रकाश किरणों को अवरुद्ध कर दिया, जबकि उसकी दोहरी तलवारें आपस में टकराईं और अर्धकाले अर्धपारदर्शी ब्लेड क्यूई को छोड़ दिया। ब्लेड क्यूई ने अपने रास्ते में आने वाली सभी तारों की रोशनी को तुरंत चकनाचूर कर दिया। पलक झपकते ही ब्लेड क्यूई डीएस बड़ी और लिन शेन के सामने आ गया। डीएस बड़ी ने अपना हाथ बढ़ाया और अनगिनत तारों की रोशनी उसकी हथेली में एकत्रित हो गई, जो एक चमकदार स्टारलाइट तलवार में बदल गई, जिसे उसने विचित्र ब्लेड क्यूई पर उग्रता से घुमाया। एक झटके के साथ डीएस बड़ी के हाथ में मौजूद स्टारलाइट तलवार सीधे 2 टुकड़ों में कट गई, लेकिन ब्लेड क्यूई यहीं नहीं रुकी और नीचे की ओर वार करना जारी रखा। लिन शेन पहले ही आसमान में उठ चुका था, जबकि डीएस बड़ी की आकृति कट से बचते हुए तारों की रोशनी में बिखर गई। जैसे ही ब्लेड क्यूई आगे बढ़ा, चोटी 2 हिस्सों में बंट गई। पहाड़ और आसपास के निर्वाण प्राणी भयभीत होकर आसमान में उड़ गए और भागने के लिए सभी दिशाओं में बिखर गए। भूत, जो आमतौर पर गुफा के प्रवेश द्वार के आसपास से नहीं निकलता था, इस बार सीधे बाहर निकल आया। उसकी आकृति चमक उठी और उसने लिन शेन को पकड़ लिया, जो आकाश में उड़ गया था। उसके हाथ में भूतहा नुकीले त्रिशूल था और वह लिन शेन की ओर वार कर रहा था। लिन शेन ने अचानक महसूस किया कि एक खिंचाव बल उसके शरीर को असुर भूत की ओर खींच रहा है, और भूत की बड़ी तलवार पीछे से उसका सिर काटने वाली थी। लिन शेन को खुद ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ। असुर भूत की ताकत मजबूत थी, लेकिन अधिक से अधिक ये केवल उसके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा और उसे मार नहीं सकता था। हालांकि डीएस बड़ी और बिंग लेया घबरा गए, उनकी आत्माएं लगभग निकल रही थीं। बिजली चमकने के साथ बिंग लेया बिजली की एक बोल्ट की तरह पहाड़ की दीवार से कूद गया और असुर भूत को मुक्का मारने के बजाय उसने लिन शेन के पैरों पर मुक्का मारा। लिन शेन ने अपने पैरों के नीचे से विस्फोटक शक्ति निकलती हुई महसूस की, जो उसके शरीर को तेजी से ऊपर की ओर धकेल रही थी। इस बीच डीएस बड़ी की उंगलियां हिल गईं। असंख्य तारों की रोशनी और धूल जीवन आधार लगातार असुर भूत के तलवार चलाने वाले हाथ के चारों ओर लिपट गए, जिससे उसकी तलवार को काटने से बलपूर्वक रोका गया, जिससे उसके झूलने की गति धीमी हो गई। लिन शेन एक आपदा से बच गया और असुर भूत द्वारा काटा नहीं गया था, लेकिन भूत अथक था और फिर से उसका पीछा किया। ये देखकर लिन शेन को पता था कि वह असुर भूत के साथ परिणाम तय किए बिना बच नहीं सकता। उसकी गति का तो जिक्र ही न करें, भले ही वह डीएस बड़ी और बिंग लेया की गति ही क्यों न हो। यदि असुर भूत वास्तव में उनका पीछा करना चाहता था, तो संभवतः उन्हें भी उससे पीछा छुड़ाने में परेशानी होगी।
केवल बिंग लेया और डीएस बड़ी ई के साथ सहयोग करके ही वे इस आदमी से छुटकारा पा सकेंगे। ये सोचते हुए लिनशेन के पास मृत होने का नाटक छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने बकवास को एक तरफ रख दिया, अपनी कमर से स्क्रैप तलवार निकाली, अपनी तलवार को निकट आ रहे असुर भूत का सामना करने के लिए निकाला और बिंग लेया और डीएस बड़ी ई से कहा, मैं इसे रोक लूंगा, तुम लोग इसे मारने के लिए पूरी ताकत लगाओ। दूर से निरीक्षण करते हुए निर्वाण प्राणियों ने लिनशेन को ये कहते हुए सुना कि वह अकेले ही असुरभूत को रोक लेगा। वे उत्सुक थे कि वह ऐसा कैसे करने जा रहा है। फिर उन्होंने लिनशेन को एक हाथ में तलवार और दूसरे में म्यान के साथ सीधे असुरभूत की दोहरी तलवारों का सामना करते हुए देखा। हर कोई हैरान था। डीएस बड़ी ई और बिंग लिया ने बमुश्किल ही असुरभूत के हमले का सामना किया था और यह व्यक्ति वास्तव में उसका सामना करना चाहता था। क्या वह डीएस बड़ी ई और बिंग लिया से अधिक शक्तिशाली हो सकता है? जब वे हैरान थे, उन्होंने लिनशेन की तलवार और म्यान को भयंकर रूप से काटते हुए देखा, जिससे असुरभूत द्वारा काटे गए सभी ब्लेड क्यू बेरहमी से अलग हो गए। यहाँ तक कि असुरभूत के छोटे चाकू का अदृश्य ब्लेड क्यू भी कट गया। लिनशेन स्वयं इस तरह की तकनीक में विशेषज्ञ थे। असुरभूत की अदृश्य ब्लेड क्यू उन्हें धोखा नहीं दे सकती थी। मनुष्य और भूत अपनी तलवारें आकाश में बेतहाशा घुमा रहे थे। आकाश में तलवारों के टूटने की ध्वनि गूंज रही थी तथा हथियारों की टक्कर लगातार जारी थी। अरे, यह आदमी बहुत खूंखार है। उसने वास्तव में असुरभूत के ब्लेड क्यू को सीधे काट डाला। वह वास्तव में कौन है? कोई आश्चर्य नहीं कि वह अंडा छीनने के लिए गुफा में घुसा। पता चला कि वह तीनों में सबसे अधिक खूंखार है। ये कौन सी ब्लेड तकनीक है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। ये थोड़ा अजीब लग रहा है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जबकि दूरस्थ निर्वाण प्राणी अभी भी चर्चा कर रहे थे, असुरभूत ने अपनी तलवारें पार की और एक आधा काला आधा पारदर्शी भयानक ब्लेड क्यू को बाहर निकाला। वे पहले से ही इस तरह के ब्लेड क्यू की ताकत देख चुके थे, ये जानते हुए कि इसकी विनाशकारी शक्ति इस दुनिया से बाहर थी और निर्वाण स्तर के लोगों में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो इसका सामना कर सकें। लिनशेन को अब चकमा देना चाहिए। लेकिन लिनशेन को चकमा देने का कोई इरादा नहीं था। उसकी तलवार और म्यान पार हो गए और उसने स्क्रैप तलवार स्निप के रुख के साथ वार का सामना किया। दरार। लिनशेन का शरीर हवा में पीछे की ओर खिसक गया, लेकिन वह असुरभूत के ब्लेड क्यू को काटने में कामयाब रहा। यह बहुत भयंकर है। आखिर यह आदमी कौन है? दूर से देख रहे निर्वाण प्राणी सभी आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। लिनशेन सामने से असुरभूत को बांध रहा था, जबकि डीएस बड़ी ई और बिंग लेया ने बगल से उन्मत्ततापूर्वक हमला किया। असुरभूत ने अपनी ढाल और त्रिशूल को घुमाया, जिससे डीएस बड़ी ई और बिंग लेया के लगातार हो रहे हमलों को रोका जा सका, जबकि उसके हमलों को लिनशेन ने भी रोक दिया। लड़ाई गतिरोध पर पहुंच गई थी। डीएस बड़ी ई को सिर्फ एक बार निर्वाण मिला है। उसकी निर्वाण शक्ति न तो शुद्ध थी और न ही पर्याप्त मजबूत। हालांकि उसके हमले ज्वार की लहरों की तरह थे, लेकिन वे हमेशा असुरभूत की सुरक्षा को भेदने में विफल रहे। बिंग लेया की गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति को भी असुरभूत द्वारा प्रतिसंतुलित कर दिया गया तथा वह उसके लिए कोई महत्वपूर्ण खतरा उत्पन्न करने में असमर्थ रहा। तीनों मनुष्य और भूत आकाश में भयंकर लड़ाई में उलझ गए। रोशनी बिखर गई, समुद्र की लहरों की तरह आघात तरंगें उठने लगीं। लिनशेन को भी समस्या का एहसास हुआ। डीएस बड़ी ई ने कई बार असुरभूत पर प्रहार किया था, लेकिन भूत शील्ड द्वारा उसकी निर्वाण शक्ति कमजोर हो जाने के बाद असुरभूत पर प्रभावी क्षति पहुंचाना मुश्किल हो गया था। सर्वव्यापी धूल जीवन आधार भी असुरभूत के शरीर को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ था, यहाँ तक कि अंदर घुसपैठ करना भी बेकार साबित हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भूत नुकीले त्रिशूल में एक मजबूत अवशोषण क्षमता भी थी, जो असुरभूत के शरीर में प्रवेश करने वाले तारा धूल को चूसने में सक्षम थी। ये चाल डीएस बड़ी ई के लिए एक पूर्ण प्रतिकार थी, क्योंकि आमतौर पर वह स्टारडस्ट को लगातार असुरभूत के शरीर में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता था। एक निश्चित सीमा तक जमा होने पर डस्ट लाइट बेस की ताकत सीधे असुरभूत के शरीर को उड़ा सकती थी। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर और कहानियां देखें। लेकिन घोस्ट फैंग ट्राइडेंट की क्षमताओं के कारण ये कदम अव्यावहारिक हो गया। एक बार जब भूत फैंग ट्राइडेंट ने स्टारडस्ट को अवशोषित कर लिया, तो वह वास्तव में इसे रूपांतरित कर सकता था और इसका उपयोग कर सकता था। इसे लिनशेन पर वापस फेंक सकता था, जो प्रकाश की एक गेंद में संघनित हो गया था। अंत में लिनशेन ने बहादुरी से प्रकाश की गेंद को 2 भागों में विभाजित करके सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया। दोनों हिस्से पहाड़ की दीवारों की ओर उड़ गए और पहाड़ के 2 हिस्सों को नष्ट कर दिया। इतना मजबूत व्यक्ति, इतनी कुशलता, हमने उसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? फैंग फीतियान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। हुआंग फेईवू ने सोचा, उसकी शारीरिक विशेषताओं को देखते हुए उसे शीर्ष 10 दौड़ों में नहीं होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि किस कबीले ने ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया, और क्या उसे हमारे बैनर तले भर्ती करना संभव है? फैंग फीतियान ने आकाश में लिनशेन को देखते हुए कहा। हुआंग फेईवू ने अनुमान लगाया, यह शायद मुश्किल है। वह डीएस बड़ी ई और बिंग लेया के साथ है, संभवतः उन 2 कुलों से संबंधित है, शायद उनसे संबद्ध भी है।
फैंग फीतियान ने कुछ नहीं कहा, ऐसा लग रहा था कि वह कुछ सोच रहा था। अन्य निर्वाण प्राणी भी इस बात को लेकर उत्सुक थे कि लिन शेन कौन था, जो अकेले ही असुर भूत के हमले का सामना करने में सक्षम था। इस समय लिन शेन डीएस बड़ी और बिंग लिया से भी अधिक भयंकर दिखाई दिया, मानो वह तीनों में मुख्य शक्ति हो। अचानक डीएस बड़ी कुछ दूर पीछे हट गया और असुर भूत पर हमला करना जारी नहीं रखा। उसने अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर उठाया और तारे उभरने लगे और उसके हाथों के बीच इकट्ठा होने लगे। पलक झपकते ही उसने अपने हाथों में 1 मीटर से ज्यादा लंबी स्टारलाइट तलवार को संघनित कर लिया और अनगिनत स्टारलाइट तलवार की ओर बढ़ती रहीं, जिससे तलवार और बड़ी होती गई। देखते ही देखते स्टारलाइट तलवार की लंबाई 4 या 5 मीटर हो गई। ब्लेड पर पड़ने वाली तारों की रोशनी तेज होती गई, जिससे शक्ति में भयावह रूप से शक्तिशाली उतार चढ़ाव उत्पन्न हुआ। जैसे ही आसपास का तारा धूल कम हुआ, डीएस बड़ी तेजी से आगे बढ़ा, अपने आसपास के तारा धूल को अवशोषित करते हुए उड़ता हुआ, जिससे तारा प्रकाश तलवार बढ़ी और अधिक शक्तिशाली हो गई। हर कोई डीएस बड़ी के इरादे को समझ सकता था, वह असुर भूत को मारने के लिए सबसे शक्तिशाली प्रहार करने हेतु शक्ति एकत्रित कर रहा था। एस बड़ी फिर भी डीएस बड़ी ये भी काम करता है। ये तो धोखाधड़ी है, कौन इस तरह खेलता है? शक्ति का असीमित संचय, क्या ये सचमुच उचित है? माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर अपनी अगली पुस्तक खोजें। आप इसे और कैसे समझाएंगे? ब्रह्मांड में केवल एक ही डीएस बड़ी है, उसके बारे में सब कुछ तर्कसंगत है। ऐसी ढेरियों के साथ अमर स्तर भी उसके विशाल ब्लेड का सामना नहीं कर सकता। फैंग फेतियान और हुआंग फेवू ने डीएस बड़ी के हाथों में दर्जनों मीटर लंबी तलवार को देखकर उनके चेहरे पर भी उदासी छा गई। यद्यपि इस बार फीनिक्स कबीले ने ब्रह्मांड में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया था, फिर भी सुप्रीम कबीला फीनिक्स कबीले का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी बना रहा। सर्वोच्च कबीले में डीएस बड़ी जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के होते हुए भी फीनिक्स कबीले की शीर्ष पर स्थिति हमेशा अस्थिर रही। बेशक डीएस बड़ी के बिना भी फीनिक्स कबीले की स्थिति बहुत स्थिर नहीं थी, क्योंकि रेस रैंकिंग में सुप्रीम कबीले के प्रतिभागी उनमें से सबसे मजबूत नहीं थे। यदि सर्वोच्च कुल का सबसे शक्तिशाली सदस्य युद्ध में भाग लेता तो भी फैंग 6 को जीत का आश्वासन नहीं मिलता। डीएस बड़ी के हाथ में स्टारलाइट ब्लेड अब 100 मीटर से अधिक दूर था और उस पर संघनित शक्ति कल्पना से परे एक भयानक स्तर तक पहुंच गई थी। तारों की रोशनी की धार पर शक्ति का उतार चढ़ाव ही दूर स्थित निर्वाण प्राणियों के हृदय को भय से कांपने के लिए पर्याप्त था। डीएस बड़ी ने आगे और अधिक संक्षेपण नहीं किया। ऐसी शक्ति पहले से ही उसके नियंत्रण से कहीं अधिक थी, और अगर वह स्टारलाइट धूल को इकट्ठा करना जारी रखता तो उसे डर था कि वह इसे घुमाने में सक्षम नहीं हो सकता। एड्स बाय पब फ्यूचर। दोनों हाथों से 100 मीटर की बड़ी तलवार पकड़कर डीएस बड़ी ने तेज गति से असुर भूत की ओर हमला किया और जोर से चिल्लाया, एक तरफ हटो। बिंग लेया, जो असुर भूत पर बुरी तरह से हमला कर रही थी, ये सुनकर बिजली की चमक की तरह पीछे हट गई। चमकदार तारों वाली महान तलवार स्वर्गीय दंड के एक ब्लेड की तरह सीधे असुर भूत के सिर के ऊपर की ओर कट गई। पहली बार असुर भूत ने लिन शेन पर अपना हमला छोड़ दिया। उसका आधा सफेद आधा काला चेहरा ऊपर से नीचे गिरती तारों की रोशनी वाली महान तलवार को देख रहा था। उसके हाथों ने ब्लेडों को पार किया, जिससे भयंकर रूप से आधा काला आधा पारदर्शी ब्लेड क्यूई निकला, जो स्टारलाइट ग्रेटस्वॉर्ड से टकराया। ब्लेड क्यूई ने जबरदस्ती स्टारलाइट ग्रेटस्वॉर्ड पर एक घाव कर दिया, लेकिन ये खुद तेजी से खत्म हो रहा था। मुश्किल से 1 मीटर से ज्यादा गहराई तक काटने के बाद ब्लेड क्यूई पूरी तरह से घिस गया था। स्टारलाइट ग्रेटस्वॉर्ड पर बना खांचा तुरंत ही आसपास की स्टारलाइट धूल से भर गया और उसने उसे बुरी तरह से काट दिया। धमाका, टक्कर के भयानक बल से विस्फोट हुआ, जिससे आसपास के सभी लोग उड़ गए। प्रकाश विस्फोट का एक विशाल दौर तुरंत फैल गया, जो एक ब्रह्मांडीय महाविस्फोट जैसा था। प्रकाश ने एक क्षण में कई 100 मीटर के भीतर सब कुछ निगल लिया। इस आघात तरंग के कारण कई 100 मील दूर स्थित निर्वाण सत्ताएं भी अनियंत्रित रूप से लुढ़कने लगी, जिससे पास के पहाड़ ढह गए। ऐसा लग रहा था मानो एक बहुत बड़ा सूरज अंधेरे घोस्ट गेट स्टार के ऊपर उगाया हो, जो क्षेत्र में हजारों मील तक को रोशन कर रहा हो। इस प्रहार की शक्ति किसी अमर शक्ति के बराबर लग रही थी। फैंग फेतियान और हुआंग फेइवू उस भयानक शक्ति से प्रभावित होने से बचने के लिए केवल लगातार पीछे हट सकते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। डीएस बड़ी बहुत मजबूत है। आकाश में विशाल प्रकाश विस्फोट को देखकर, जो लंबे समय तक बना रहा, फैंग फाइटियन एक कड़वी मुस्कान प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका। इस हमले का वह और हुआंग फेवू मिलकर भी सामना नहीं कर सके। डीएस बड़ी अपने स्तर पर एक अजेय उपस्थिति बनी हुई है। हुआंग फेवू को यह स्वीकार करना पड़ा कि उनके स्तर के भीतर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जो ऐसी भयानक शक्ति को उजागर कर सकता था। प्रकाश विस्फोट काफी समय तक चला, उसके बाद ये धीरे धीरे मंद हो गया और लिन शेन, डीएस बड़ी और बिंग लेया ने दूर से प्रकाश विस्फोट के केंद्र को देखा। वे स्वयं अपने रूपों को स्थिर करने से पहले कई 100 मील दूर धकेल दिए गए थे। लेकिन जब प्रकाश लुप्त हो गया तो सभी की पुतलियां सिकुड़ गईं और उनके चेहरों पर भय का भाव प्रकट हो गया।
किसी को विश्वास नहीं हुआ कि असुरभूत, जिसने इतना भयानक प्रहार सहन किया था, अभी भी जीवित हो सकता है, लेकिन प्रकाश विस्फोट के केंद्र में शून्य में एक मजबूत आकृति अभी भी खड़ी थी। हालांकि यह आकृति अभी वाले असुरभूत से कुछ अलग थी, इस हद तक कि कुछ समय के लिए यह निर्धारित करना कठिन था कि क्या यह वास्तव में असुरभूत था। असुरभूत, जो मूलतः एक जैड पत्थर का प्राणी था, किसी तरह से एक मांस और रक्त वाले प्राणी में परिवर्तित हो गया था। असुरभूत नग्न अवस्था में हवा में तैर रहा था, उसकी पूरी त्वचा बर्फ की तरह चमकीली सफ़ेद थी, उसके लंबे बाल लहरा रहे थे तथा उसके सिर पर एक जोड़ी काले सींग उगे हुए थे। यद्यपि उसमें आधा काला आधा सफ़ेद रंग नहीं था, फिर भी उस चेहरे पर एक महिला की आधी नाजुकता और एक पुरुष की आधी मजबूती थी, जो जगह से हटकर फिर भी अजीब तरह से सामंजस्यपूर्ण लग रहा था। मूल 4 भुजाएं घटकर सामान्य 2 रह गईं, जिससे वह ब्रह्मांड में मानव जाति के अन्य सदस्यों से अप्रभेद्य प्रतीत होने लगा। जब सभी लोग उसे संदेह और अनिश्चितता से देख रहे थे, तो असुरभूत ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी 2 लाल पुतलियां चमक उठीं, मानो उनमें रक्त का सागर छिपा हो। जैसे ही उसकी आंखें खुलीं, उसके शरीर से काले कण निकले और काले जैड कवच में बदल गए, जो उसके शरीर के चारों ओर लिपट गया। लगभग 3 मीटर लंबा, पतली कमर और लंबी टांगों वाला तथा उल्टे त्रिभुज के समान चौड़ी छाती वाला एक प्राणी हवा में उल्टा लटका हुआ था। उसकी निगाहें ठंडी दृष्टि से उसके सामने पड़ी हुई चीजों पर टिकी हुई थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। असुरभूत के शरीर पर काले रंग का कवच पूरी तरह से छाया हुआ था, उसकी छाती और पीठ पर रक्तलाल दुष्ट भूत के चेहरे के नमूने उभर आए थे। असुरभूत के हाथ खुल गए और उसके हाथों में सफ़ेद कण इकट्ठा हो गए, जिससे जल्दी ही 2 सफ़ेद हथियार बन गए, एक संकीर्ण थोड़ा घुमावदार सफ़ेद जेड ब्लेड और एक विचित्र सफ़ेद जेड कांटा। ब्लेड संकरा और थोड़ा घुमावदार था, 4 फुट लंबा, एक उतले अर्धचंद्र जैसा दिखता था और ऐसा लगता था जैसे उस पर पीड़ित आत्माओं का घूमता हुआ धुआं हो। कांटा 3 फुट लंबा था, 2 भागों में बंटा हुआ था, कुछ साइकिल के अगले कांटे जैसा, तथा अंगूठे के बराबर चौड़े 2 ब्लेड थे, जो त्रिभुजाकार आकार बनाते थे। हर कोई अचंभित होकर देख रहा था, क्योंकि असुरभूत में ऐसे परिवर्तन हो रहे थे जो वास्तव में कल्पना से परे थे। एक बेस म्यूटेशन प्राणी ने मांस और रक्त का शरीर प्राप्त कर लिया था, जो अकल्पनीय था। असुरभूत की नज़र डीएस बड़ी ई पर पड़ी, उसके हाथ में पकड़ा ब्लेड धीरे धीरे उसके सिर के ऊपर उठा, फिर उसने अचानक उसे डीएस बड़ी ई की ओर घुमाया। एक अर्धचंद्राकार ब्लेड क्यू अंतरिक्ष को चीरता हुआ डीएस बड़ी ई की ओर बढ़ा। डीएस बड़ी ई की निगाहें तेज हो गईं और आकाश में असंख्य ब्रह्मांडीय तारा धूल, एक उमड़ती हुई तारा नदी की तरह, सफ़ेद अर्धचंद्राकार ब्लेड क्यू ई से टकराए और उसे तुरंत जलमग्न कर दिया। ब्रह्मांडीय तारा धूल के अथक हमले के तहत अर्धचंद्राकार ब्लेड क्यू ई ने तुरंत इसे काट दिया, जैसे कि चंद्र ब्लेड पानी को काटता है, और एक पल में ये डीएस बड़ी ई के सामने था। डीएस बड़ी ई की निगाहें तेज हो गईं, उसका शरीर सितारों की धूल में बदल गया, लेकिन अर्धचंद्राकार ब्लेड क्यू ई ने अचानक त्वरण मोड को सक्रिय कर दिया, तेजी से गति पकड़ी, फिर गायब हो गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता कि क्या हुआ, उन्होंने आकाश में एक दरार दिखाई दी। ये वायुमंडल में एक दरार थी। धमाका! एक पर्वत शिखर अचानक टूट गया, मानो किसी भारी आघात से टूट गया हो। लोग स्तब्ध होकर देखते रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि डीएस बड़ी ई का शरीर टूटे हुए पर्वत से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा, जिससे चट्टानी धरती में एक बड़ा गड्ढा बन गया। डीएसी एक घुटने पर बैठे और एक हाथ से जमीन पर दबाव बनाते हुए जबरदस्ती खड़े हो गए। लेकिन उसकी छाती पर एक घाव था जो लगभग पूरे धड़ को तिरछा कर रहा था, जिसमें से खून बह रहा था। हर कोई इतना भयभीत था कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। डीएस बड़ी ई को इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया गया था, ऐसा दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। पहले से ही तीव्र प्रतिक्रिया करने वाले निर्वाण प्राणी सब कुछ अनदेखा कर मुड़कर भाग गए। असुरभूत इस तरह के हमले से बचने में सक्षम था और इस तरह से एक आकस्मिक वार से डीएस बड़ी ई को घायल कर सकता था। अब वह अस्तित्व नहीं था जिससे निर्वाण प्राणी मुकाबला कर सकते थे। अब भागना और असुरभूत द्वारा नरसंहार शुरू करने की प्रतीक्षा करना, संभवतः कोई भी जीवित नहीं बचता। सबके दिलों में भय व्याप्त हो गया। यद्यपि यहाँ आए हुए बहुत से लोग ब्रह्मांड के पार से आए हुए प्रसिद्ध निर्वाण पुरुष थे, लेकिन ऐसे विचित्र असुरभूतों का सामना करते हुए उनके दिल भी अत्यधिक भय से भर गए। ऊपर से नीचे देखते हुए असुरभूत ने देखा कि डीएसी एक चींटी की तरह जमीन पर लेटी हुई है और उसने कोई और हमला नहीं किया। उड़ान में बिखर रहे निर्वाण प्राणियों पर एक क्षण के लिए नजर डालते हुए उसने अचानक अपने हाथ में पकड़ी हुई विचित्र सफ़ेद जेड ब्लेड को जमीन की ओर फेंक दिया। एक तीखी जेड जैसी झनकार के साथ वाइट जेड ब्लेड ने सीधे धरती को छेद दिया और एक पल में चट्टान में गायब हो गया। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ आपकी यात्रा जारी है। अगले ही पल लिन शेन सहित भागते हुए निर्वाण प्राणियों को अचानक अपने शरीर में भारीपन महसूस हुआ और एक एक करके वे उल्काओं की तरह आकाश से नीचे गिर पड़े। आकाश से निर्वाण सत्ताओं की वर्षा होने लगी, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग मुद्राओं में नीचे गिर रहा था। कुछ चट्टानों में सिर के बल गिर रहे थे, अन्य जमीन पर सपाट तरीके से गिर रहे थे तथा सभी प्रकार की अजीब मुद्राएं प्रदर्शित कर रहे थे।
लिन शेन, जिसका बच निकलना धीमा नहीं था, भी जमीन पर गिर गया, लेकिन सौभाग्य से उसने जल्दी से प्रतिक्रिया की। उसके पैर जमीन पर गिर गए और वह टूटी हुई चट्टान में धंस गया। लिन शेन ने अपने पैरों को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन पाया कि ग्रह का गुरुत्वाकर्षण असामान्य रूप से अधिक है। वह पहले प्रयास में अपने पैरों को बाहर नहीं खींच सका। अन्य निर्वाण प्राणियों के चेहरे पर भी भय के भाव थे, क्योंकि उन्हें एहसास था कि यह केवल उड़ने में असमर्थ होने की समस्या नहीं थी, बल्कि ग्रह का गुरुत्वाकर्षण अकल्पनीय रूप से भारी हो गया था। इस भयानक गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके चारों ओर के ऊंचे पहाड़ ढहने लगे, धरती सिकुड़ने लगी, चट्टानें फटने लगी, ऊपर की ओर सिकुड़ने लगी, जिससे नई पर्वत श्रृंखलाएं बन गईं। फिर भी ये दबे हुए पहाड़ एक बार एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भयानक गुरुत्वाकर्षण के कारण फिर से ढह गए। पूरा महाद्वीप इस तरह से कांप उठा मानो दुनिया का अंत हो गया हो। निर्वाण प्राणी भागना चाहते थे, लेकिन उनकी गति अकल्पनीय रूप से धीमी थी। अब उनकी गति आरोही की गति से भी मेल नहीं खा सकती थी। लिन शेन मूल रूप से एक आरोही था, और यद्यपि उसकी ताकत और गति औसत आरोही से कहीं अधिक मजबूत थी, वे निर्वाण प्राणियों की तुलना में थोड़ी कमतर थीं। इस स्थिति में वह उन आरोही से भी धीमी गति से भागा। ये जहरीला है, सच में जहरीला। मैं बस अपने साथ एक पालतू जानवर रखना चाहता था। मैं ऐसे राक्षस का सामना कैसे कर सकता हूँ? लिन शेन को सुनना महसूस हुआ। वह सोच रहा था कि पालतू जानवरों के अंडों के लिए एक साधारण राक्षस की खोज इस तरह कैसे हो सकती है। बिंग लेया भी लिन शेन से थोड़ा तेज दौड़ी, लेकिन फिर भी सीमित गति से। इस गति से टेलीपोर्टर तक दौड़ने में निश्चित रूप से घंटों लगेंगे। भागना बंद करो, हम असुर भूत से बच नहीं सकते। अगर हम एकजुट होकर लड़ें तो शायद अभी भी उम्मीद की एक किरण है, फैंग फीतियन ने दहाड़ते हुए कहा। उसका शरीर सुनहरी रोशनी से भर गया था। उसने फीनिक्स पंख पकड़ रखा था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। जो लोग भाग रहे थे वे भी हताश होकर भाग रहे थे। वे पहले से ही असुर भूत से भयभीत थे और उससे युद्ध करने का साहस नहीं कर पा रहे थे। कई लोगों के मन में आशा की एक किरण जगी। उन्होंने सोचा कि शायद असुर भूत केवल उन लोगों को मारना चाहता था जिन्होंने पालतू जानवरों के अंडे चुराए थे, और उनका पीछा नहीं करना चाहता था। ये सुनकर लिन शेन ने अपने दांत पीस लिए और फैंग फीतियन और हुआंग फेवु की ओर भागा। वह भी भागना चाहता था, लेकिन पालतू जानवरों के अंडे चुराने वालों में से एक होने के नाते वह पहला व्यक्ति था जिसे असुर भूत मारना चाहेगा। वह निश्चित रूप से वह था जो बच नहीं सकता था। कुछ अन्य निर्वाण प्राणी, चाहे उन्होंने फैंग फीतियन के शब्दों को दिल से लिया हो या नहीं, वे भी उसके स्थान की ओर बढ़ने लगे। बिंग लिया उनमें से एक था, जो लिन शेन के समान विचार साझा करता था। इतने लंबे समय तक असुर भूत से लड़ने के बाद उसने सोचा कि एक बार असुर भूत ने लिन शेन और डीएस बड़ी ई को मार दिया तो वह संभवतः अगला होगा। बाद में पीछा किए जाने की अपेक्षा बेहतर होगा कि वह गर्मी के लिए अभी एक साथ रहे। यह क्या बकवास है? क्या वह अभी अमर हो गया है? बिंग लिया ने लिन शेन से मुलाकात की और उदास होकर बोला, कोई अमरता नहीं है, यह अमर कानून नहीं है। ये किसी प्रकार की जन्मजात क्षमता होनी चाहिए। वह अभी भी एक निर्वाण प्राणी है, लेकिन एक साधारण निर्वाण प्राणी नहीं है। फैंग फीतियन ने आकाश में असुर भूत को घूरते हुए कहा, वह कोई साधारण निर्वाण प्राणी नहीं है। फिर वह किस प्रकार का निर्वाण प्राणी है? बिंग लिया को भी पता था कि असुर भूत कोई साधारण निर्वाण प्राणी नहीं था, ये साफ देखा जा सकता था। मुझे नहीं पता, फैंग फीतियन ने असुर भूत को घूरते हुए कहा। बोलते समय उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। मैंने केवल कुछ अभिलेखों में बेस म्यूटेशन प्राणियों के बारे में पढ़ा है जो मांस और रक्त के शरीर में बदल सकते हैं। अभिलेख दुर्लभ थे, लेकिन वे बेस म्यूटेशन प्राणी जो रूपांतरित हो सकते थे उनमें अकल्पनीय रूप से भयानक क्षमताएं थीं, यहाँ तक कि वे उच्च स्तर के लोगों को आसानी से मार सकते थे। मुझे लगा कि यह केवल एक किंवदंती है, और फिर भी ऐसे प्राणी वास्तव में मौजूद हैं। आकाश में असुर भूत बिना कोई हरकत किए उन्हें देखता रहा। उसकी नज़र लिन शेन पर पड़ी, जिससे उसे बहुत असहज महसूस हुआ। क्या अब पालतू अंडे वापस करने में थोड़ी देर हो गई है? लिन शेन ने उदास होकर कहा। या तो बहुत देर हो गई या नहीं, लेकिन उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वह तुम्हें मार डालने पर आमादा है, बिंग लेया ने अपनी तरफ से कहा। तारों की चमक के साथ ही डीएस बड़ी ई भी पास ही आ गया। उसकी छाती पर लगा घाव तारों की धूल से ठीक हो गया था, लेकिन ये ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं। असुर भूत वास्तव में निर्वाण स्तर पर है, लेकिन उसकी निर्वाण शक्ति अकल्पनीय रूप से मजबूत हो गई है। भले ही मैं 10 बार और निर्वाण से गुजरूं, मैं शायद कभी उसके स्तर तक नहीं पहुंच पाऊंगा, डीएस बड़ी ई ने कहा। वह किसका इंतजार कर रहा है? हुआंग फेवु ने अचानक पूछा। कोई भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे सका। सबके दिल में एक ही शंका थी। असुर भूत ने सिर्फ एक बार डीएस बड़ी ई पर वार किया था, फिर ग्रह के गुरुत्वाकर्षण को बढ़ाने के लिए वाइट जेड ब्लेड का इस्तेमाल किया। उसके बाद वह बस उन्हें हवा से देखता रहा, कोई और हरकत नहीं की। वाकई अजीब बात है। जब वे इस उलझन में थे तो उन्होंने असुर भूत को सफ़ेद जेड ब्लेड छोड़ते देखा।
हर कोई हैरान था, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था, करो या मरो की लड़ाई के लिए तैयार था। सभी की आंखें सफ़ेद जेड ब्लेड को गिरते हुए देख रही थीं। वह धीरे धीरे नीचे आ रहा था और जैसे ही वह जमीन में धंसने वाला था, वह अचानक रुक गया। ब्लेड जमीन से 1 सेंटीमीटर से भी कम की दूरी पर था, इससे पहले कि वह धीरे धीरे अपनी तरफ पलट जाता। अगले ही पल सफ़ेद जेड ब्लेड फिर से चला, बिजली की एक सफ़ेद लकीर में बदल गया और जमीन के करीब उड़ गया। पीड़ा की चीखें तब उठी जब निर्वाण प्राणियों के शरीर, जो कवच में लिपटे हुए थे, को इस प्रकार छेद दिया गया मानो वे झाग से बने हों। वे इससे बचने के लिए बहुत धीमे थे। कुछ निर्वाण प्राणियों ने संघर्ष किया, अपने जीवन आधारों का उपयोग किया या पालतू अंडों को बुलाया, लेकिन वे सभी सफ़ेद जेड ब्लेड द्वारा बनाई गई बिजली के खिलाफ एक निरर्थक लड़ाई लड़ी। जीवन आधार और पालतू अंडे दोनों ही छेद दिए गए। पलक झपकते ही अनगिनत निर्वाण प्राणी मर गए। अधिकांश निर्वाण प्राणियों को लड़ने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि वे श्वेत जेड ब्लेड द्वारा घायल कर दिए गए और उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। कुछ ही पलों में सफ़ेद जेड ब्लेड असुर भूत के हाथों में वापस आ गया। 1 दर्जन निर्वाण प्राणियों के अलावा जो एक साथ इकट्ठे हुए थे, बाकी सभी निर्वाण प्राणी नष्ट हो गए थे। आकाश में असुर भूत को देखकर सभी को ठंड का एहसास हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि असुर भूत स्पष्ट रूप से एक भी प्राणी को छोड़े बिना सभी को नष्ट करने पर आमादा था। आकाश में असुर भूत की आकृति को देखकर फैंग फेइटियान और हुआंग फेइवु जैसे लोगों के दिलों में भी ठंडक महसूस हुई। यद्यपि वे असुर भूत के हाव भाव या आंखें नहीं देख सके, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो हर कोई उसके चेहरे पर उपहासपूर्ण मुस्कान देख सकता था। यह एहसास किसी दुष्ट आत्मा द्वारा निशाना बनाए जाने के समान था। उनका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। हर कोई जानता था कि असुर भूत उन सभी को नष्ट करने का इरादा रखता था, फिर भी वह केवल देखता रहा और तुरंत हमला नहीं किया, जैसे एक बिल्ली चूहे के साथ खेल रही हो। अगर वे अपनी जगह पर डटे रहे तो असुर भूत उन्हें नहीं मारेगा, लेकिन अगर वे भाग गए तो वे दूसरे निर्वाण प्राणियों की तरह ही समाप्त हो जाएंगे, असुर भूत द्वारा आसानी से प्रताड़ित और मारे जाने वाले। उसने हम पर हमला नहीं किया है, शायद इस दोस्त के पालतू अंडे की वजह से, फैंग फीतियन ने लिन शेन की ओर देखते हुए कहा। फिर सभी की निगाहें लिन शेन की ओर मुड़ गईं और किसी ने कांपते हुए कहा, दोस्त, अगर तुम उसे पालतू अंडा लौटा दोगे तो शायद हमारे पास अभी भी उम्मीद की एक किरण होगी। इससे पहले कि लिन शेन कुछ बोल पाते, फैंग फीतियन ने बीच में कहा, यह असंभव है। असुर भूत ने पहले ही अपनी हत्या की मंशा बना ली है और निश्चित रूप से हमें नहीं छोड़ेगा। पालतू अंडे को दे देने से केवल हमारी मृत्यु शीघ्र होगी, इसलिए उस विचार को निकाल दें। हुआंग फेइवु ने आगे कहा, अब हमारी एकमात्र योजना सुरक्षा के लिए एकजुट होना है। पालतू अंडे को नुकसान पहुंचाने के लिए असुर भूत की अनिच्छा का फायदा उठाकर हमें आशा की एक किरण मिल सकती है। ये सही है, डीएस बड़ी ई ने कहा। मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं असुर भूत के हमलों से बच सकती हूँ, लेकिन मुझे सभी की मदद की ज़रूरत है। हमारे पास समय नहीं है, बस हमें बताइए कि आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं। बिंग लेया ने पूछा। फैंग फीतियन और अन्य लोग भी डीएस बड़ी ई की ओर देख रहे थे और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उससे विधि बताने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं धूल को संघनित करके एक सुरक्षात्मक अवरोध बना सकता हूँ। मैं जितनी अधिक धूल इकट्ठा करूँगा, अवरोध उतना ही मजबूत होगा। यदि हम एक निश्चित स्तर तक पहुँच सकते हैं तो यह अमर स्तर की शक्ति का भी सामना कर सकता है। हालांकि मुझे समय चाहिए और मेरी अपनी शक्ति की अपनी सीमाएं हैं। यदि मैं धूल को संघनित करता रहूंगा तो मैं इसे अनिश्चित काल तक बनाए नहीं रख सकता। डीएस बड़ी ई ने कहा, उसकी नज़र उसके सामने मौजूद चेहरों पर घूम रही थी। डीएस बड़ी ई, क्या तुम सुझाव दे रही हो कि हम तुम्हारे लिए असुर भूत को रोक दें? यह विचार अवास्तविक लगता है। तुमने हमारी ताकत देखी है, हम असुर भूत को रोक नहीं सकते, एक क्षण के लिए भी नहीं, टाइगर कबीले के एक निर्वाण प्राणी ने कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। सबके मन में एक ही विचार गूंज रहा था। यदि वे इतनी भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण भाग भी जाएं, तो भी कोई इतनी दूर नहीं भाग पाएगा कि उसे अधिक समय मिल सके। आपको मेरे लिए समय खरीदने की ज़रूरत नहीं है, डीएस बड़ी ई ने कहा। आपको बस सभी की ताकत को एक साथ जोड़कर सुरक्षा घेरा बनाना है, तभी हम असुर भूत के खिलाफ लड़ पाएंगे। हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? फैंग फीतियन ने सीधे पूछा। ये सुनकर कि उन्हें असुर भूत को विलंबित करने की आवश्यकता नहीं होगी, सभी के दिलों में आशा की एक किरण जगी और वे सभी अपनी निगाहें डीएस बड़ी ई पर टिकाए बैठे रहे। साधारण धूल को संघनित करने की अपनी शक्ति पर निर्भर करते हुए मैं जल्दी से ऐसा अवरोध नहीं बना सकता जो असुर भूत का सामना कर सके। लेकिन अगर हम सामान्य धूल के बजाय आपके निर्वाण कणों का उपयोग करते हैं तो हम कम समय में सीधे निर्वाण अवरोध बना सकते हैं। हम सभी की ताकत को मिलाकर हम असुर भूत के हमलों का सामना कर सकते हैं और लंबे समय तक अवरोध को बनाए रख सकते हैं। जब तक आपकी निर्वाण शक्ति फीकी नहीं पड़ती तब तक अवरोध को बनाए रखा जा सकता है। डीएस बड़ी ई ने आसमान में असुर भूत को देखते हुए गहरी आंखों से कहा। इसलिए मुझे आपसे अपने निर्वाण गुणों को छोड़ने और पूरा नियंत्रण मुझे सौंपने की आवश्यकता है।
निर्वाण की शक्ति को मुक्त करने और डीएस बड़ी ई को उसका नियंत्रण देने का अर्थ था अपने जीवन और भाग्य को उसके हाथों में सौंपना। यदि डीएस बड़ी ई के मन में किसी के प्रति हत्या का इरादा हो तो वह उसे किसी भी समय मौत के घाट उतार सकता है। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी ऐसा जोखिम लेने को तैयार नहीं होता, लेकिन इस कठिन क्षण में फैंग फीतियान ने तुरंत कहा, डीएस बड़ी ई, हमें तुम पर भरोसा है। तुम जैसा चाहो वैसा करो। बिंग लेया ने भी कहा, अरे यार, मैं पूरी तरह तैयार हूं, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। विभिन्न जातियों के निर्वाण प्राणियों का समूह शायद ही कभी सहयोग करता था। डीएस बड़ी ई के आदेश के तहत सभी ने अपनी निर्वाण शक्ति को मुक्त करना शुरू कर दिया तथा निर्वाण कणों को बिना नियंत्रण के अपने शरीर से बाहर निकलने दिया। उनके शरीर चमक रहे थे, प्रकाश फैल रहा था और लपटों की तरह टिमटिमा रहा था। डीएस बड़ी ई से पवित्र प्रकाश फूट पड़ा और सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उनकी निर्वाण शक्ति को अचानक किसी बल द्वारा खींच लिया गया हो और वे ऊपर उठने लगे। चारों ओर बहुरंगी प्रकाश फैल गया और असंख्य अदृश्य कण सभी दिशाओं में फैल गए तथा अपने चारों ओर व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित हो गए। एक क्षण में असंख्य कणों ने एक रंगीन सुरक्षा कवच बना लिया और उन सभी को अपने अंदर घेर लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर, इस ढाल की ताकत 1 दर्जन से ज्यादा निर्वाण सत्ताओं की संयुक्त शक्ति थी। जैसे जैसे निर्वाण की शक्ति उनसे निरंतर निकलती रही, ढाल मोटी होती गई और इसकी चमक और भी तीव्र होती गई। तुम निर्वाण की शक्ति क्यों नहीं छोड़ रही हो? हुआंग फेबू ने देखा कि लिन शेन उसके बगल में खड़ा था और उससे कोई निर्वाण कण नहीं निकल रहा था। जो लोग हाई अलर्ट पर थे उन सभी ने अपना सिर लिन शेन की ओर घुमाया और पाया कि केवल उसी के पास कोई चमक नहीं थी। लिन शेन को तुरंत निराशा महसूस हुई। वह मदद करना चाहता था, लेकिन वह निर्वाण प्राणी नहीं था और उसके पास निर्वाण की कोई शक्ति नहीं थी। उसके लिए अपने स्वयं के ऊर्जा कणों को मुक्त करने का कोई तरीका नहीं था। वह एक आरोही है और उसने निर्वाण प्राप्त नहीं किया है। ऊर्जा कणों को बाह्य करने की क्षमता का अभाव है, डीएस बड़ी ई ने लिन शेन को समझाया। भीड़ को ये बात अविश्वसनीय लगी, यहाँ तक कि बिंग लेया भी आश्चर्यचकित हो गया। वह एक आरोही है। हुआंग फेबू ने लिन शेन को अविश्वसनीय रूप से देखा। केवल उसे ही इस बात पर विश्वास करना कठिन नहीं लगा, सभी को ये स्वीकार करने में परेशानी हो रही थी कि जिस व्यक्ति ने युद्ध में सीधे तौर पर असुर भूत का सामना किया था तथा उसके प्रत्येक हमले को रोका था, वह केवल एक आरोही था। अगर ये शब्द डीएस बड़ी ई से नहीं आए होते, भले ही लिन शेन ने खुद कहा हो, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे अविश्वासी थे, यहाँ तक कि शक्तिशाली ब्रह्मांडीय जातियों ने भी कभी ऐसे युद्ध कौशल वाले आरोही को नहीं देखा था। शायद डीएस बड़ी ई के पास भी ऐसी भयानक लड़ाकू शक्ति नहीं थी जब वह आरोही स्तर पर था। बिंग लेया को तब याद आया कि लिन शेन ने उससे पहले कहा था कि वह सिर्फ एक आरोही था, लेकिन उसने अब तक उस पर विश्वास नहीं किया था और अंततः स्वीकार कर लिया कि लिन शेन वास्तव में एक आरोही था। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में यदि लिन शेन एक निर्वाण प्राणी होते तो उनके लिए मदद न करना कोई मायने नहीं रखता। चलो चलें, डीएस बड़ी ई की आवाज़ ने सभी को उनकी हैरानी से बाहर निकाल दिया। अब ये जांचने का समय नहीं था कि लिन शेन एक आरोही था या एक निर्वाण प्राणी, उन्हें पहले भागना था। डीएस बड़ी ई के नियंत्रण में चमकदार सुरक्षा कवच पहने सभी लोग टेलीपोर्टेशन एरे की ओर बढ़ गए। सभी की नज़रें आसमान में मौजूद असुर भूत पर टिकी हुई थीं। निश्चित रूप से जैसे ही वे भागने के बारे में सोच रहे थे, असुर भूत ने अपना कदम बढ़ाया, धीरे धीरे अपने हाथ में सफ़ेद जेड ब्लेड उठाया। मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर रोमांच खोजें। आसमान से एक सफ़ेद अर्धचंद्राकार प्रकाश उतरा जो सीधे बहुरंगी सुरक्षा कवच पर पड़ा। झनकार। हर कोई असहाय होकर देख रहा था कि कैसे अर्धचंद्राकार ब्लेड की रोशनी रंगीन सुरक्षा कवच पर पड़ रही थी। ब्लेड की रोशनी सुरक्षा कवच से जोरदार तरीके से टकराई, जिससे ढाल तुरंत साबुन के बुलबुले की तरह हिलने और मुड़ने लगी तथा प्रभाव बिंदु पर रंग बिरंगी बहती रोशनी बिखरने लगी, मानो ढाल किसी भी क्षण टूटकर बिखर सकती है। धमाका। सुरक्षा कवच पर अर्धचंद्राकार ब्लेड का प्रकाश पड़ा और वह रंगीन कांच के गोले की तरह जमीन पर लुढ़क गया। अंदर मौजूद लोग एक दूसरे से टकराते हुए लगातार लुढ़क रहे थे। रोमांचकारी बात यह थी कि हालांकि यह गंदा लग रहा था, सुरक्षा कवच ने असुर भूत के अर्धचंद्राकार ब्लेड के प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया था। इससे पहले कि वे जश्न मना पाते, असुर भूत पहले ही एक भूत की तरह आकाश से गायब हो गया था और घूमते हुए सुरक्षा कवच के ठीक सामने प्रकट हुआ, मृत्यु के देवता की तरह सफ़ेद जेड ब्लेड को चलाते हुए आने वाली ढाल पर वार कर रहा था। झनकार। सुरक्षा कवच के रंग अस्तव्यस्त ढंग से उड़ गए और उसका शरीर हिंसक रूप से हिलने लगा, मानो वह किसी भारी प्रहार से मारा गया कांच हो जो लगातार हिल रहा हो। मत रुको, अपनी पूरी ताकत से निर्वाण की शक्ति को मुक्त करो, डीएस बड़ी ई ने ढाल के भीतर मंडराते हुए जोर से आदेश दिया। लोग गिर रहे थे, लेकिन फिर भी वे अपनी निर्वाण शक्ति को मुक्त करने में लगे हुए थे। वे सभी स्पष्ट रूप से जानते थे कि यदि सुरक्षा कवच टूट गया तो वे सभी निश्चित रूप से मर जाएंगे तथा कोई भी जीवित नहीं बचेगा।
एड्स बाय पब फ्यूचर। असुर भूत का सफेद जेड ब्लेड सुरक्षा कवच पर वार करता रहा। प्रत्येक वार से कवच चमक के साथ चमक उठता था। लोगों ने दबाव का डटकर विरोध किया तथा अपनी स्वयं की निर्वाण शक्ति को जारी कर दिया ताकि वे असुर भूत से लड़ने के लिए डीएस बड़ी ई को उधार दे सकें। केवल लिन शेन ही मदद नहीं कर सका। उसने अपने हाथ में एक असुर भूत का अंडा पकड़ रखा था और सोच रहा था कि क्या असुर भूत को चेतावनी दी जाए कि वह खिलवाड़ न करे, अन्यथा वह खत्म हो जाएगा। अफसोस की बात है कि वर्तमान असुर भूत उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। वह लगातार ठंडे ढंग से घूम रहा था। उसका ब्लेड संघनित निर्वाण शक्ति द्वारा निर्मित सुरक्षा कवच को काट रहा था। उसकी चमक अस्त व्यस्त रूप से निकल रही थी और निर्वाण कण फट रहे थे। हिंसक रूप से हिलते टिमटिमाते सुरक्षा कवच को देखकर सभी के दिल ढाल की तरह मुड़ गए और विकृत हो गए। असुर भूत ने अपने ब्लेड की नोक को घुमाया और आश्चर्यजनक रूप से उसने सुरक्षा कवच को हवा में उछाल दिया। वह तुरंत उसके पास आ गया और उस पर वार करना जारी रखा। सुरक्षा कवच अभी ज्यादा दूर नहीं उड़ा था कि असुर भूत की आकृति दूसरी ओर पुनः प्रकट हुई तथा सफेद जेड ब्लेड ने सुरक्षा कवच पर एक बार फिर प्रहार किया। सुरक्षा कवच हवा में एक बड़े रेत के थैले की तरह लगातार असुर भूत की आकृति से घिरा हुआ था। प्रत्येक वार से ढाल लगातार हिलती और हिलती रहती थी। हवा में सुरक्षा कवच मुड़ गया और विकृत हो गया। इसके रंग बिखर गए और फैल गए, जिससे अंदर मौजूद हर कोई डर से कांप उठा। धमाका! अपने अंतिम वार से असुर भूत ने सुरक्षा कवच को काट डाला। सुरक्षा कवच जमीन पर जोर से गिरा, जिससे एक विशाल गोल गड्ढा बन गया। फिर भी सुरक्षा कवच अभी भी नहीं टूटा था। असुर भूत ने आकाश से सुरक्षा कवच को देखते हुए अपने हमले रोक दिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। हर कोई बहुत खुश था। सुरक्षा कवच ने इतना क्रूर हमला सहन किया था और अभी भी टिकी हुई थी। असुर भूत उसे तोड़ नहीं सका था और उन सभी को जीवन के लिए आशा की एक किरण दिखाई दी थी। रुको दोस्तों, हम ये कर सकते हैं। असुर भूत समाप्त हो गया है, वह हमारी ढाल नहीं तोड़ सकता, एक गैलिक व्यक्ति निर्वाण प्राणी ने उत्साह से चिल्लाया। हर किसी को आशा की एक किरण महसूस हुई और उन्होंने अपने दांतों को भींच लिया और दृढ़ रहे, जैसे कि उनके भीतर निर्वाण की शक्ति को मुक्त करना बहुत आसान हो गया हो। लिन शेन ने आकाश में असुर भूत को देखा, लेकिन महसूस किया कि चीजें शायद उतनी सरल नहीं थीं जितनी वे लग रही थीं। अभी कुछ देर पहले ही असुर भूत ने उसे बहुत बुरा एहसास कराया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भयंकर तूफान आ रहा है, लेकिन किसी कारण से लिन शेन को लगा कि यह असुर भूत का खेल है। शायद चूंकि वह खेलना भी पसंद करता था, इसलिए उसने ऐसा महसूस किया। डीएस बड़ी ई भीड़ के निर्वाण कणों को पूरी तरह से नियंत्रित कर रहा था, सुरक्षा कवच को स्थिर कर रहा था, उस क्षेत्र की ओर बढ़ना चाहता था जहां टेलीपोर्ट स्थित था। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के माध्यम से जुड़े रहें। लेकिन अचानक असुर भूत ने शून्य में हाथ बढ़ाया और कुछ पकड़ लिया। जब सभी सोच रहे थे कि वह क्या पकड़ रहा है, तभी धरती से एक सफेद रोशनी की किरण उड़ी और असुर भूत की हथेली में आ गिरी। यह अजीब सफेद जेड ब्लेड था। एक बार जब सफेद जेड ब्लेड पृथ्वी से अलग हो गया तो सभी को अचानक हल्कापन महसूस हुआ। भयानक गुरुत्वाकर्षण गायब हो गया और सब सामान्य स्थिति में लौट आए। लेकिन इससे पहले कि वे ऊपर उठ पाते, असुर भूत सफेद जेड ब्लेड को पकड़े हुए सुरक्षा कवच के ऊपर टेलीपोर्ट हो गया। असुर भूत का काला कवच और उसकी अत्यंत ठंडी आकृति देखकर सभी का हृदय बैठ गया तथा एक अशुभ पूर्वाभास उत्पन्न हो गया। दरार! असुर भूत के हाथ में मौजूद सफेद जेड ब्लेड ने सुरक्षा कवच पर बुरी तरह से वार किया, जिससे उसमें 2 छेद हो गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। इससे भी अधिक भयावह तब हुआ जब सुरक्षा कवच बनाने वाले निर्वाण कण डीएस बड़ी ई के नियंत्रण से बलपूर्वक अलग हो गए और श्वेत जेड ब्लेड की ओर खींच गए। निर्वाण 5 और 6 रंगों के कण ब्लेड के ऊपर एकत्रित होकर प्रकाश का एक रंगीन गोला बनाते हैं, जो रंगीन कपास कैंडी की तरह तेजी से फैलता है। जैसे ही श्वेत जेड ब्लेड पर प्रकाश का गोला फैला, सुरक्षा कवच की चमक तुरंत मंद हो गई तथा तेजी से सिकुड़ने लगी। पुनः प्राप्त करें। डीएस बड़ी ई का चेहरा पीला पड़ गया। इतने सारे निर्वाण कणों को नियंत्रित करना पहले से ही बहुत कठिन था और उसकी ताकत असुर भूत के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकती थी। वह प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था और केवल सभी से जल्दी से अपनी निर्वाण शक्ति वापस लेने का आग्रह कर सकता था, अन्यथा ये सभी शक्तियां सफेद जेड ब्लेड द्वारा चूस ली जाएंगी। वास्तव में डीएस बड़ी ई को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। जो लोग इस बिंदु तक बच गए थे वे सभी कुलीन वर्ग के कुलीन थे। वे सभी जानते थे कि क्या हो रहा था और वे हताश होकर अपनी निर्वाण शक्ति को वापस खींच रहे थे। सुरक्षा कवच तुरंत टूट गया और निर्वाण की शक्ति की एक बड़ी मात्रा को सफेद जेड ब्लेड ने चूस लिया। लोगों को जो मात्रा वापस मिल पाई वह केवल एक छोटा सा अंश था। असुर भूत एक हाथ में ब्लेड और दूसरे में कांटा पकड़े हुए हवा में मंडराता हुआ सभी को उपहासपूर्वक देख रहा था और धीरे से उसने अपने हाथ में कांटा उठा लिया। हर किसी के दिल उछल पड़े, ये सोचकर कि असुर भूत उन पर हमला करने के लिए प्रकाश गोला वापस फेंकने वाला था, लेकिन इसके बजाय असुर भूत ने सफेद जेड ब्लेड को अपने चेहरे पर उठा लिया। काले रंग का चेहरा कवच दांतेदार दरारों के साथ खुल गया और किसी राक्षस के विषदंत की तरह प्रकाश के गोले को काट रहा था।
भीड़ की भयभीत निगाहों के सामने प्रकाश गोले को वास्तव में असुर भूत ने काट लिया और निगल लिया। उस क्षण सभी को समझ आ गया कि वे असुर भूत के सामने कुछ भी नहीं थे, जो शुरू से अंत तक उनके साथ खेल रहा था। निर्वाण प्राणी सभी भयभीत और पीले पड़ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि असुर भूत श्वेत जेड ब्लेड से प्रकाश गोले को कपास कैंडी की तरह लगातार काटता जा रहा था। यहाँ तक कि DS बड़ी ई के चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव थे, क्योंकि उन्हें पता था कि असुर भूत का सामना करने पर उनके जीतने की संभावना 10,000 में 1 से भी कम है। चलो अलग हो जाएं और भाग जाएं, भाग्य के सामने आत्मसमर्पण कर दें। फैंग फाइटियन पहले से ही निराशा में डूब चुका था और एक मरते हुए घोड़े को जीवित घोड़े का डॉक्टर मानने की मानसिकता अपना रहा था। भीड़ तितर बितर हो गई और भाग गए। लिन शेन को छोड़कर सभी वहीं खड़े रहे। ऐसा नहीं था कि वह भागना नहीं चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह भाग नहीं सकता। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि उसकी रफ्तार सबसे धीमी थी, अगर वह सबसे तेज भी होता तो भी वह भाग नहीं पाता। असुर भूत निश्चित रूप से उसे पहले मारना चाहेगा। अगर दूसरों के बचने की संभावना 10,000 में से 1 है, तो उसके पास 1 अरब में से 1 भी नहीं है। लिन शेन स्थिर खड़ा था, आकाश को देख रहा था, जहां असुर भूत सभी प्राणियों का मजाक उड़ाते हुए एक राक्षस की तरह हैंडल से स्क्रैप तलवार को पकड़ रखा था और एक गहरी आवाज में गा रहा था, आकाश इतना विशाल, जंगली इतना व्यापक, मेरे जीवन में मैं सबसे अधिक उग्र रहा हूँ। आकाश इतना विशाल, जंगली इतना व्यापक, मेरे जीवन में मैं सबसे अधिक उग्र रहा हूँ। उनकी आवाज़ धीमी से ऊंची, धीमी से तेज, गहरी से तीव्र, जंगली और अनर्गल आवाज़ धीरे धीरे स्वर्ग और पृथ्वी में गूंजने लगी। आवाज़ सुनकर सभी लोग रुक गए। वे लिन शेन का नाम भूल गए, यहाँ तक कि लिन शेन नामक व्यक्ति को भी भूल गए। लेकिन जैसे ही यह अनोखा युद्ध गीत शुरू हुआ, उन्हें तुरंत पता चल गया कि वह कौन था। रेस रैंकिंग के असेंशन लेवल नॉकआउट राउंड में वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके युद्ध गीत ने ब्रह्मांड को प्रज्वलित कर दिया, जो कई अमर लोगों के लिए भी जाना पहचाना है। भले ही वे उसका नाम याद न रख पाते हों, लेकिन वे जानते थे कि वह व्यक्ति अस्तित्व में है। दरअसल बहुत से लोग लिन शेन का नाम जानते थे और फैंग फीतियन जैसे लोग भी लिन शेन की पहचान से वाकिफ थे। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर एक्सक्लूसिव एडवेंचर्स पढ़ें। लिन शेन को भागते नहीं बल्कि अकेले ही असुरभूत का सामना करते और युद्ध गीत गाते हुए देखकर सभी के चेहरे पर उतार चढ़ाव आ गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे झिझक रहे थे। वे वास्तव में जानते थे कि वे बच नहीं सकते, उनके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लिन शेन के युद्ध गीत ने उन्हें याद दिलाया कि युद्ध गीत के सशक्तिकरण से लिन शेन भी अत्यधिक शक्तिशाली बन सकते हैं। हालांकि लिन शेन केवल आरोही स्तर पर थे और यहाँ उनमें से केवल 1 दर्जन ही थे। रेस रैंकिंग की लड़ाई के विपरीत, जहां करोड़ों लोगों ने लिन शेन के युद्ध गीत को अपना समर्थन दिया था। भले ही वे लिन शेन के लिए युद्ध गीत गाने के लिए तैयार हों, क्या वह असुर भूत से लड़ने की शक्ति प्राप्त कर सकता है? ध्यान रखें कि जब उन्होंने पहले अपनी ताकत को DS बड़ी ई को उधार देने के लिए एकत्र किया था, तो यह ऐसा था जैसे कि असुर भूत से लड़ने के लिए सभी की ताकत इकट्ठा की जा रही हो, और फिर भी वे बुरी तरह से पराजित हुए। लिन शेन को सशक्त बनाने के लिए सिर्फ गाने से प्रभाव और भी कम होना निश्चित था। एड्स बाय पब फ्यूचर। निर्वाण स्तर की DS बड़ी ई उन परिस्थितियों में हार गई थी, क्या आरोही स्तर लिन शेन वास्तव में कोई आशा रख सकता था? ये विचार मन में आते ही वे एक क्षण के लिए झिझक गए। आसमान इतना विशाल है, मैदान इतने विस्तृत हैं, मैंने अपना जीवन इतनी उन्मुक्तता से जिया है। लिन शेन के गायन के साथ एक आवाज़ उठी, ये बेहद अजीब सी DS बड़ी ई थी। घटनाओं के इस मोड़ को देखकर बिंग लेया, जो भागने की फिराक में था, ने मन ही मन सोचा, बचने की संभावना नगण्य है, एक जुआ खेलना ही बेहतर होगा, संभावना हो सकती है। बिंग लेया भी रुक गई और लिन शेन का मनोबल बढ़ाने के लिए जोर से युद्ध गीत गाने लगी। DS बड़ी ई और बिंग लेया को भागते हुए नहीं बल्कि युद्ध गीत चिल्लाते हुए लिन शेन की ओर बढ़ते देखकर कई लोग अपने दांतों को दबाने से खुद को नहीं रोक सके और चिल्लाने लगे। बच निकलने की बहुत कम उम्मीद के साथ यदि कोई नेतृत्व करने को तैयार हो तो यह अपना भाग्य स्वर्ग पर छोड़ देने से थोड़ा बेहतर था। यद्यपि दर्जन भर लोगों ने पूरी ताकत से युद्ध गीत गाया, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी, उनका संवेग पर्याप्त नहीं था। लिन शेन ने स्वयं यह अपेक्षा नहीं की थी कि वे उसकी सहायता के लिए युद्ध गीत गाएंगे। उसने मुख्य रूप से इसलिए गाया क्योंकि उसने लिटिल स्टार से एक गायन तकनीक सीखी थी, जिससे युद्ध गीत अकेले गाने पर उसकी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। युद्ध गीत गा रहे 1 दर्जन लोगों का प्रभाव लिन शेन के अकेले गाने से कहीं अधिक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनमें से कोई भी ध्वनि श्रृंखला शक्तियों का उपयोग करने में निपुण नहीं था। यदि यह नाइट स्टार 4 लेडीज होती तो प्रभाव तुरंत ही बहुत बढ़ जाता। एड्स बाय पब फ्यूचर। यहाँ तक कि एक मच्छर, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, फिर भी मांस के रूप में गिना जाता है, खासकर इसलिए क्योंकि DS बड़ी ई और बाकी लोग निर्वाण प्राणी थे। उनके युद्ध गीत के गायन का कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा। लिन शेन को उम्मीद नहीं थी कि वह सिर्फ वॉर सॉन्ग से असुर भूत को हरा पाएगा। वॉर सॉन्ग के अलावा उसके पास पहले से जमा किया गया बलिदानी प्रभामंडल भी था।
मूल रूप से बली हीलो ने बहुत अधिक गुण एकत्रित नहीं किए थे, इतने समय के बाद इसने केवल 1000 अंक अर्जित किए थे। हालांकि असुर भूत की हत्या की होड़, जिसमें हजारों निर्वाण प्राणियों का नरसंहार किया गया, अनजाने में लिन शेन को लाभ पहुंचा। निर्वाण स्तर के बलिदान के कारण बलिदान प्रभामंडल की विशेषताओं में अत्यधिक वृद्धि हुई तथा अब ये 6000 के स्तर को पार कर गई थी। अपनी विशेषताओं तथा विभिन्न कौशलों के संवर्धन को जोड़ते हुए उसकी विशेषताएं लगभग 7000 से 8000 तक पहुंच सकती थीं। निर्वाण प्राणी के गुण मात्र 1000 से कुछ अधिक हैं, इसलिए सैद्धांतिक रूप से बलि प्रभामंडल के प्रहार से लिन शेन के गुण असुर भूत के गुणों से कहीं अधिक मजबूत थे। हालांकि निर्वाण स्तर पर युद्ध शक्ति केवल विशेषताओं द्वारा निर्धारित नहीं होती है, निर्वाण की शक्ति ही कुंजी है और असुर भूत द्वारा धारण की गई निर्वाण की शक्ति भयानक रूप से मजबूत है। लिन शेन को यकीन नहीं था कि 7000 से 8000 शक्ति के साथ पूर्ण बल वाला प्रहार असुर भूत को नीचे गिरा सकता है। लेकिन अब जब बात यहाँ तक आ पहुंची है तो उसे कम से कम प्रयास तो करना ही था। यह अफसोस की बात है कि बलि प्रभामंडल केवल एक ही वार की अनुमति देता है। यदि इसका लगातार उपयोग किया जा सके, भले ही कुछ सेकंड के लिए, जिससे लिन शेन को लगातार वार करने का अवसर मिल सके, तो असुर भूत से निपटना इतना मुश्किल नहीं होगा। लिन शेन ने विचार किया कि इस निर्णायक हमले को स्क्रैप तलवार कौशल या एक्यूपॉइंट सीलिंग का उपयोग करके अंजाम दिया जाए। स्क्रैप तलवार कौशल अधिक विनाशकारी था, लेकिन यदि एक वार से असुर भूत को गंभीर रूप से घायल या मार नहीं सका, तो लिन शेन के पास कोई और मौका नहीं होगा। एक्यूपॉइंट सीलिंग असुर भूत को नियंत्रित कर सकती थी, लेकिन इसके लिए फिंगर सैंड के उपयोग की आवश्यकता थी। फिंगर सैंड द्वारा होने वाला विनाश स्क्रैप तलवार कौशल की तुलना में थोड़ा कम था। यह अनिश्चित था कि क्या यह असुर भूत की निर्वाण शक्ति की रक्षा को भेद सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर, दोनों में से एक को चुनने के लिए लिन शेन के पास केवल एक ही अवसर था। अपने सभी कौशलों को पूरी तरह सक्रिय करने के बाद उसका कवच, जो दिखने में काले क्रिस्टल जैसा था और वास्तव में प्रकाश उत्सर्जित करता था, उसकी आभा जितनी अधिक चमकीली होती गई, वह उतना ही गहरा होता गया। इस प्रकार दूसरों को ऐसा लगा जैसे उसके कवच में कोई चमक ही नहीं थी। आकाश में असुर भूत लिन शेन को युद्ध गीत गाते हुए देख रहा था। उसने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि लिन शेन पर उसका निर्वाण अंडा था। वह बस अपने स्वयं के निर्वाण अंडे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, अन्यथा वह बहुत पहले ही लिन शेन के खिलाफ अपना कदम उठा चुका होता। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि लिन शेन की शारीरिक लचीलापन बहुत ज्यादा थी, यहाँ तक कि उसके निर्वाण अंडे से भी ज्यादा। अगर वह लिन शेन को मारना चाहता था तो उसे बेहद शक्तिशाली विनाशकारी बल का इस्तेमाल करना पड़ता और वह बल सबसे पहले उसके निर्वाण अंडे को नुकसान पहुंचाता। लिन शेन ने असुर भूत की अनिच्छा को अच्छी तरह से समझा, जो वास्तव में उसका फायदा था। एक विचार बिजली की तरह दौड़ता हुआ लिन शेन अचानक उछल पड़ा, आकाश में असुर भूत की ओर हमला करने का इरादा रखते हुए। लेकिन युद्ध गीत के संवर्धन के तहत भी उनकी गति केवल एक औसत निर्वाण प्राणी के बराबर ही थी, विशेष रूप से प्रभावशाली नहीं दिखाई दे रही थी। असुर भूत ने उसे ऊपर चढ़ते हुए ठंडे दिमाग से देखा और उसकी आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। उसके हाथ में मौजूद सफेद जेड ब्लेड सीधे नीचे की ओर वार करता हुआ आया। हालांकि इस प्रहार से अर्धचंद्राकार ब्लेड की रोशनी नहीं निकली, ये ब्लेड के शरीर पर सीधा प्रहार था। चांदनी ब्लेड को छोड़े जाने के बाद नियंत्रित करना कठिन था, इसलिए असुर भूत अपने निर्वाण अंडे को नुकसान पहुंचाने के बारे में चिंतित था, इसलिए वह बहुत सतर्क था। फिर भी असुर भूत की गति बहुत तेज थी, स्लैश लगभग टेलीपोर्टेशन की तरह था और एक पल में लिन शेन के सामने पहुंच गया। बिना किसी हिचकिचाहट के लिन शेन ने असुर भूत के सफेद जेड ब्लेड का सामना करने के लिए अपना हथियार निकाला, लेकिन उसने जो निकाला वह स्क्रैप तलवार नहीं थी, यह उसके शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ मौत का पाउडर था। उसकी आस्तीन से निकाला गया लाल कंडरा जैसा मृत्यु पाउडर सफेद जेड ब्लेड का स्वागत करता हुआ आया। जब दोनों टकराए तो कोई जबरदस्त धमाका नहीं हुआ, यहाँ तक कि फुसफुसाहट की आवाज भी नहीं आई। हड्डी रहित प्रतीत होने वाला मृत्यु पाउडर एक सांप की तरह सफेद जेड ब्लेड के चारों ओर लिपट गया और यहाँ तक कि असुर भूत की बांह की ओर कुंडलित हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि असुर भूत ने इसकी आशा नहीं की थी। उसने अपने हाथ से श्वेत जेड ब्लेड को जोर से पकड़ लिया, जिससे ब्लेड में प्रकाश चमक उठा, क्योंकि उसने उसमें उलझे हुए मृत्यु पाउडर को अलग करने का प्रयास किया था। दुर्भाग्य से डेथ पाउडर बहुत लचीला था और बेस म्यूटेशन टैलेंट सुपर बेस डेमोनाइजेशन के 2 गुने प्रभाव के साथ असुर भूत के बलपूर्वक प्रयास से डेथ पाउडर को अलग करने में सफलता नहीं मिली, न ही यह ब्लेड को मुक्त कर सका। इसके बजाय डेथ पाउडर असुर भूत की बांह पर कुंडलित होने वाला था। कुछ बहुत जल्दी हुआ। फैंग फीतियन और अन्य लोगों ने केवल लिन शेन को कम गति से उड़ते हुए देखा, जबकि असुर भूत एक प्रेत की तरह नीचे आया और लिन शेन के सिर पर वार किया। तभी लिन शेन के हाथ में एक लाल रोशनी चमकी, जिसने असुर भूत के सफेद जेड ब्लेड को अवरुद्ध कर दिया। अगले ही पल कुछ अविश्वसनीय घटित हुआ। असुर भूत ने वास्तव में अपने हाथ से सफेद जेड ब्लेड को छोड़ दिया, अपनी बांह को पीछे खींच लिया, थोड़ा सा साइड में हट गया और ब्लेड को त्याग दिया। हुआंग फेगु की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं।
असुरभूत, जो एक दानव देवता की तरह लगभग अदम्य था और जिसके साथ 1 दर्जन से अधिक निर्वाण प्राणियों को मिलकर भी मुकाबला करने में संघर्ष करना पड़ता था, उसका ब्लेड लिन शेन ने एक ही मुठभेड़ में दूर धकेल दिया। बिंग लेया भी स्तब्ध था, उसकी मुट्ठी कसकर बंद थी, वह इस उम्मीद में था कि लिन शेन उसे पकड़ सकेगा। अन्य निर्वाण प्राणी आश्चर्यचकित और प्रसन्न थे, किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि लिन शेन युद्ध में ऐसा परिणाम प्राप्त कर सकता है। उन्होंने ये भी सोचा कि उनके युद्ध गीत का लिन शेन पर इतना मजबूत सहायक प्रभाव था, इसलिए उन्होंने युद्ध गीतों को और अधिक जोर से चिल्लाया, जिससे उनका गला लगभग टूट गया। असुरभूत स्पष्ट रूप से आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने मौत के पाउडर की उलझन से बचने के लिए ब्लेड को छोड़ दिया और अपने दूसरे हाथ में सफ़ेद जेड ट्राइडेंट के साथ उसने सीधे मौत के पाउडर के शरीर पर वार किया। श्वेत जेड ट्राइडेंट में एक विचित्र क्षमता थी, यदि यह डेथ पाउडर के शरीर को छू लेता तो डेथ पाउडर पर तीव्र गुरुत्वाकर्षण बल पड़ता, जिससे अत्यधिक बल के कारण इसकी चपलता काफ़ी कम हो जाती, भले ही इसे इसकी युद्ध प्रभावशीलता में कोई कमी न आए। एड्स बाय पब फ्यूचर, लगभग एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में लिन शेन ने बलपूर्वक डेथ पाउडर को खींच लिया और उसे सफ़ेद जेड ब्लेड के साथ ऊपर की ओर फेंक दिया। सफ़ेद जेड ब्लेड सफ़ेद जेड ट्राइडेंट से टकराया और आश्चर्यजनक रूप से ट्राइडेंट की सतह पर समा गया। हालांकि इससे श्वेत जेड ट्राइडेंट का नीचे की ओर धक्का बाधित हो गया, लेकिन मृत्यु पाउडर का नर्म शरीर एक पल में कठोर हो गया और अपने बिल से निकलने वाले सांप की तरह असुरभूत की ओर झपटा। तेज, यह अविश्वसनीय रूप से तेज था। लिन शेन के हाथों में तेजी से घूमते हुए डेथ पाउडर ने हवा में लाल रंग की छवियां छोड़ दी, जैसे कि आकाश में लाल रंग के पुष्प टिमटिमा रहे हों। असुरभूत का शरीर भालों के बीच से टेलीपोर्टेशन जैसी गति से आगे बढ़ा, बार बार डेथ पाउडर के हमलों से बचता रहा, फिर भी उसके हमले की सीमा से बच नहीं सका। देखने वाले दंग रह गए, यहाँ तक कि दुर्जय असुरभूत भी लिन शेन के हाथों में अजीब भाले के नीचे से बचकर निकल सकता था। क्या वह व्यक्ति वास्तव में लिन शेन है? बस एक आरोही। कुछ लोगों के दिलों में संदेह होने लगा, उन्हें संदेह होने लगा कि असुरभूत से लड़ने वाला व्यक्ति लिन शेन नहीं हो सकता, न ही वह संभवतः एक आरोही हो सकता है। क्या कोई आरोही इतनी तेजी से भाला चला सकता है? इतनी तेजी से कि असुरभूत अपनी पूरी ताकत से उसे चकमा दे सके और जवाब में तलवार चलाने का भी समय न मिले। इसके अलावा किसी ने यह नहीं सुना था कि लिन शेन भाला तकनीक में माहिर था, क्या वह उंगली और मुट्ठी कौशल में कुशल नहीं था? एड्स बाय पब फ्यूचर, जब उन्होंने असुरभूत को रोकने के लिए अपनी ब्लेड तकनीक का इस्तेमाल किया तो ये पहले से ही अवास्तविक लग रहा था, लेकिन अब एक और भी अधिक बेतुकी तेज भाला तकनीक थी। ये भाला तकनीक एक आरोही द्वारा उपयोग किए जाने की बात तो दूर, फैंग फाइटियन और हुआन फेइवू जैसे शीर्ष निर्वाण प्राणियों के लिए भी इतनी गति से प्रदर्शन करना संभव नहीं होना चाहिए। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा लग रहा था कि लिन शेन बंदूक का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वास्तव में ये डेथ पाउडर अपने आप ही लड़ रहा था और उसका काम केवल समग्र स्थिति को नियंत्रित करना था। लिन शेन ने उम्मीद नहीं की थी कि सुपर बेस डेमोनाइजेशन द्वारा बढ़ाया गया डेथ पाउडर इतना भयंकर होगा। सुपर बेस इंस्टेंटेनियस स्पीड और सुपर बेस आर्मर पियर्सिंग स्टैब ने मिलकर बंदूक के फूलों से भरा आसमान बनाया, इतना तेज कि असुरभूत को भी सामना करने में संघर्ष करना पड़ा। अचानक असुरभूत की छाती और पीठ पर भूतिया पैटर्न चमकीले लाल रंग में चमक उठे और मृत्यु पाउडर की गति तुरंत धीमी हो गई। अब असुरभूत के पास समय था कि वह आगे बढ़कर सफ़ेद जेड कांटे पर लगे सफ़ेद जेड ब्लेड के हैंडल को पकड़ ले। ब्लेड और कांटा एक साथ टकराए और डेथ पाउडर पर जोरदार चमक के साथ हमला किया। लिन शेन ने एक तेज खींच और अपनी कलाई के एक झटके के साथ सीधे मौत के पाउडर को एक पल में एक कोड़े में बदल दिया। ब्लेड और कांटा के हमले के चारों ओर चक्कर लगाते हुए असुरभूत के सिर पर प्रहार किया। असुरभूत ने काटने के लिए अपनी तलवार घुमाई, उसकी श्वेत रोशनी इतनी चकाचौंध करने वाली थी कि वह अदम्य लग रही थी। लेकिन जब ब्लेड की रोशनी डेथ पाउडर के शरीर पर लाल चमक से मिली तो वह सीधे अलग हो गया और डेथ पाउडर का शरीर सफ़ेद जेड ब्लेड से टकरा गया। श्वेत जेड ब्लेड अपनी जगह पर रुक गया और डेथ पाउडर का पिछला भाग भी रुक गया, लेकिन उसका अगला भाग और भी तेजी से असुरभूत की ओर बढ़ा और ऐसा लग रहा था कि वह उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट जाएगा। अविश्वसनीय गति से असुरभूत के हाथ में सफ़ेद जेड कांटा प्रकट हुआ, जिसने उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटे मृत्यु पाउडर के अगले सिरे को अवरुद्ध कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर, जैसे ही सफ़ेद जेड कांटा ने मृत्यु पाउडर को छुआ, असुरभूत को खुशी की लहर महसूस हुई और वह तुरंत उससे चिपक गया। लेकिन ठीक उसी समय असुरभूत को अचानक अपनी कमर में एक चुभने वाला दर्द महसूस हुआ और नीचे देखने पर उसने लिन शेन के दूसरे हाथ को अपनी कमर की ओर इशारा करते हुए देखा। उसकी कमर के कवच में सुई से छेद कर दिया गया था, जिससे असुरभूत को पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा, लकवा बहुत गंभीर हो गया। ये देखकर लिन शेन चौंक गया। बलिदान प्रभामंडल के निर्वाण गुणों द्वारा बढ़ाया गया उसका गुप्त उंगली का हमला असुरभूत को पूरी तरह से स्थिर करने में विफल रहा था, जो अभी भी अपने घायल शरीर को देखने में सक्षम था।
लिन शेन ने अब और संकोच करने की हिम्मत नहीं की, उसने डेथ पाउडर पर अपनी पकड़ ढीली कर दी, जिससे वह असुरभूत के शरीर के चारों ओर लपेट गया। उसकी 10 उंगलियां हवा में नाचने लगीं और चुपचाप और बेदम फिंगर सैंड के साथ असुरभूत के शरीर पर उसी एक्यूपॉइंट की ओर तेजी से झपकने लगीं। 10 में से एक अवश्य प्रहार। केवल 10 में से एक अवश्य प्रहार से ही वह असुरभूत को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। लिन शेन ने अपने दांतों को भींच लिया, उसकी 10 उंगलियां बेतहाशा उड़ रही थीं। शरीर सुन्न होने के बावजूद असुरभूत अभी भी हिलने में सक्षम था। अपने शरीर को मोड़ते हुए उसने लिन शेन की फिंगर सैंड के ज्यादातर हिस्से को चूप दिया, जिससे वह उस एक्यू पॉइंट पर नहीं पहुंच पाया। घबराया हुआ और क्रोधित असुरभूत लिन शेन को मारने के लिए अपना ब्लेड और कांटा घुमाना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि मौत के पाउडर ने पहले ही उसकी भुजाओं और ब्लेड और कांटे को उलझा दिया था, उन्हें बलपूर्वक पीछे खींच लिया ताकि वह उन्हें नीचे न घुमा सके। लिन शेन ने जोर से काटते हुए आगे बढ़कर असुरभूत को गले लगा लिया, जिसका शरीर मृत्यु पाउडर से बंधा हुआ था और उसके हाथ ऊपर उठे हुए थे, तथा उसने अपनी उंगलियों से घायल एक्यू पॉइंट को छू लिया था। असुरभूत लकवाग्रस्त और मृत्यु पाउडर से बंधा हुआ बच नहीं सका और लिन शेन ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी उंगलियां तेजी से उसके शरीर के विभिन्न बिंदुओं पर दबाव डाल रही थीं। असुरभूत ने दहाड़ लगाए लिन शेन को हिला देने के लिए निर्वाण की शक्ति से विस्फोट करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लिन शेन की आखिरी उंगली नीचे दब गई और असुरभूत ने तुरंत महसूस किया कि उसका शरीर सुन्न हो गया है और वह पूरी तरह से अपने ऊपर नियंत्रण खो बैठा। लिन शेन ने डेथ पाउडर की पूंछ को पीछे खींचा, जिससे असुरभूत के शरीर के चारों ओर लिपटा डेथ पाउडर पीछे की ओर खींच गया। असुरभूत का शरीर खिंचाव के बल से लट्टू की तरह घूम गया। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर आपकी यात्रा जारी है। लिन शेन ने मौत के पाउडर को घुमाया, जिससे लाल घातक रोशनी की धारियां बनी और उसे असुरभूत के शरीर पर बुरी तरह से मारा। तुरंत कवच में गहरी हड्डी जैसी दरारें दिखाई दी, घावों से खून के छींटे निकलने लगे। लिन शेन अंदर से चौंक गया। डेथ पाउडर कई निर्वाण से गुजरा था और इसकी घातक रोशनी भयानक रूप से शक्तिशाली थी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विनाशकारी शक्ति के मामले में ब्रह्मांड में सबसे उच्च स्तरीय निर्वाण विशेषताओं में से एक था। लेकिन असुरभूत पर घातक प्रकाश के प्रहार से केवल उसका कवच ही टूटा तथा उसका शरीर सीधे तौर पर विच्छेदित नहीं हो सका। फैंग फीतियन और अन्य लोगों ने केवल लिन शेन को असुरभूत को कोड़े मारते हुए, उसके कवच को तोड़ते हुए और आसमान से खून की छींटें बिखरते हुए देखा।